नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कैलाश चौधरी और आज पढ़ेंगे भूगोल कक्षा 9 का चौथा टॉपिक जलवायु। तो दोस्तों, जलवायु के बारे में जानते हैं। जलवायु क्या होती है? जलवायु से मतलब होता है कि जो मौसम होता है, जैसे अखबार में पढ़ते हैं आज मौसम चेंज हो गया, आज तापमान ज़्यादा रह सकता है, आज टेम्परेचर कम रहेगा। तो ये लॉन्ग टर्म का जो मौसम होता है, मौसम तो एक दिन का 2 दिन का ये हो गया। जलवायु 1 या 2 साल में जो मौसम संबंधी परिवर्तन होता है उनको जलवायु कहते हैं। तो जलवायु एक लॉन्ग टर्म है, जबकि मौसम एक शॉर्ट टर्म है। आप यदि हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाले हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, इसके अलावा इस वीडियो के लिंक को व्हाट्सएप के स्टेटस और फेसबुक की स्टोरी पर ज़रूर शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। बहुत कम विद्यार्थी दोस्तों शेयर करते हैं। ये हमें बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक, जो एनसीईआरटी की पुस्तक है दोस्तों, ये हमने शुरू की थी, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए। आओ शुरू करते हैं। जलवायु। पिछले 2 अध्यायों में आप हमारे देश की स्थलाकृतियों और आबोहवा के बारे में पढ़ चुके हैं और किसी क्षेत्र के प्राकृतिक पर्यावरण को समझने के लिए आवश्यक 3 मूल तत्वों में से 2 तत्व यही हैं। तो दोस्तों, किसी प्राकृतिक पर्यावरण को हम जानना चाहते हैं तो उसके 3 मूल तत्व होते हैं। पहला स्थलाकृति होता है, दूसरा आबोहवा होता है और तीसरा जलवायु होता है। इस अध्याय में आप तीसरे अर्थात हमारे देश में वायुमंडलीय अवस्था के बारे में जानेंगे। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कौन कौन से 3 तत्व हैं। तो पहला तत्व है स्थलाकृति, दूसरा आबोहवा और तीसरा जलवायु। नेक्स्ट देखते हैं। हम दिसंबर में ऊनी वस्त्र क्यों पहनते हैं तथा मई का महीना गर्म और असुविधाजनक क्यों होता है, या जून जुलाई में वर्षा क्यों होती है, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप भारत की जलवायु का अध्ययन करके जान सकते हैं एक विशाल क्षेत्र में। दोस्तों, जब जून का महीना होता है तो हमें गर्मी लगती है और दिसंबर के महीने में सर्दी लगती है। ये क्यों कारण होता है इसका, वो भी देखते हैं। एक विशाल क्षेत्र में लंबी समयावधि कितनी है, 30 साल से अधिक में मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं का कुल योग ही जलवायु है। तो दोस्तों, इसने यहाँ पर जो 30 वर्ष से अधिक का समय है वो जलवायु होता है। वैसे मैंने आपको 1-2 साल का बता दिया, क्योंकि ज़्यादातर परीक्षा में 1-2 साल ही बताते हैं ज़्यादातर किताबों में। ये एनसीईआरटी की पुस्तक है दोस्तों, तो एनसीईआरटी की पुस्तक ही मान्य होगी। तो आपको ध्यान रखना है 30 वर्ष से अधिक समय में जो मौसम की अवस्थाएं होती हैं और विविधताएं होती हैं, उनके योग को जलवायु कहते हैं। मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को बताता है। मौसम तथा जलवायु के तत्व। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है मौसम और जलवायु के तत्व कौन कौन से हैं। तो पहला है तापमान, दूसरा है वायुमंडलीय दाब, तीसरा पवन, चौथा आर्द्रता और 5वां वर्षण। दोस्तों, ये सारे ये मौसम और जलवायु के तत्व हैं। मौसम और जलवायु के तत्व कौन से हैं? पहला तापमान, दूसरा वायुमंडलीय दाब, फिर पवन, फिर आर्द्रता और वर्षण। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि मौसम की अवस्था प्राय एक दिन में ही कई बार बदलती रहती है, लेकिन फिर भी कुछ सप्ताह, कुछ महीनों तक वायुमंडलीय अवस्था लगभग एक समान ही बनी रहती है। जैसे दिन गर्म या ठंडे, हवादार या शांत, आसमान बादलों से घिरा हुआ, साफ तथा आदर्श शुष्क हो सकते हैं। सारी कंडीशन हो सकती है दोस्तों। महीनों के औसत वायुमंडलीय अवस्था के आधार पर वर्ष को ग्रीष्मकालीन और वर्षा ऋतुओं में विभाजित किया जाता है। जो हमारा महीने का औसत वायुमंडलीय तापमान होता है, उसके आधार पर वर्ष को ग्रीष्म, शीत और वर्षा ऋतुओं में विभाजित किया जाता है और विश्व को अनेक जलवायु प्रदेशों में
बांटा गया है। क्या आप जानते हैं भारत की जलवायु कैसी है तथा ऐसा क्यों है? इस संबंध में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। और नेक्स्ट देखते हैं। अब दोस्तों ये बता रखा है मानसून शब्द की उत्पत्ति कैसे होती है इसके बारे में। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के शब्द मौसम से हुई है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? अरबी भाषा के शब्द से हुई है, और जिसका शाब्दिक अर्थ है मौसम। मौसम अरबी भाषा का शब्द और जिसका हिंदी में अर्थ है मौसम। मानसून का अर्थ एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन है। तो मानसून में क्या होता है? एक साल के दौरान वायु की दिशा में और ऋतुओं में परिवर्तन होता है। तो दोस्तों ध्यान रखना है मानसून में एक साल में परिवर्तन होता है, और जलवायु किसे कहते हैं? जो 30 साल में परिवर्तन होता है। और मौसम तो जो प्रतिदिन जो चेंजेज होता है उसे जलवायु कहते हैं। भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। दोस्तों भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत में मानसून से वर्षा आती है। यहाँ दो तरह के मानसून है। पहला है दक्षिणी पश्चिमी मानसून, दूसरा है उत्तरी पूर्वी मानसून, जिसे हम बंगाल की खाड़ी शाखा और अरब सागरीय मानसून के नाम से जानते हैं। दोस्तों दोनों ही शाखाओं से हमारे देश में वर्षा होती है। इसके बारे में हम आगे देखेंगे। एशिया में इस प्रकार की जलवायु मुख्यतः दक्षिणी तथा दक्षिणी पूर्व में पाई जाती है। सामान्य प्रतिरूप में लगभग एकरूपता होते हुए भी देश की जलवायु व्यवस्था में स्पष्ट प्रादेशिक भिन्नताएं हैं। आइए हम दो महत्वपूर्ण उच्च तापमान एक वर्षण को लेकर देखें, एक स्थान से दूसरे स्थान पर और एक मौसम से दूसरे मौसम में इनमें किस प्रकार भिन्नता है। दोस्तों ये सारी चीज़ हम देखेंगे। अब बढ़ते हैं। गर्मियों में राजस्थान में मरुस्थल के कुछ स्थानों पर तापमान लगभग 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। तो दोस्तों राजस्थान में जब गर्मियाँ पड़ती है तो कितनी गर्मी पड़ती है? तो ज़्यादातर लोग राजस्थान के हैं तो जानते होंगे वो 50 डिग्री से ज़्यादा तापमान पहुंच जाता है जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर इन क्षेत्रों में। जबकि जम्मू कश्मीर का पहलगाम डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों, वहाँ तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है सर्दी की रात में। जम्मू कश्मीर में दोस्तों द्रास स्थान है, ध्यान रखना आपको। द्रास का तापमान -45 डिग्री तक पहुंच जाता है। तो दोस्तों द्रास तुम्हारा सियाचिन हो गया, यहाँ भी बहुत ज़्यादा माइनस तापमान रहता है। लद्दाख में है द्रास में -45 डिग्री तापमान पहुंच जाता है सर्दियों में। जबकि तिरुवनंतपुरम ये केरला की राजधानी है, वहाँ पर यह तापमान 22 डिग्री सेंटीग्रेड होता है सर्दियों की रात में। तो दोस्तों कैसे तिरुवनंतपुरम में ज़्यादा है? तो मेन वजह ये है तिरुवनंतपुरम में ज़्यादा होने का, क्योंकि यहाँ समुद्री जलवायु है, तटीय क्षेत्र है, इसलिए ज़मीन रात को जल्दी से ठंडी नहीं होती है और यहाँ बर्फ़ पड़ती है। जम्मू कश्मीर में तो मेन वजह ये है, यह रातें ज़्यादा ठंडी होने का, बर्फ़ हिमांक से नीचे होने की। क्या आप जानते हैं कुछ क्षेत्रों में रात और दिन के तापमान में बहुत अधिक अंतर पाया जाता है? थार के मरुस्थल में दिन का तापमान 50 डिग्री से अधिक होता है, जबकि उसी रात नीचे गिरकर 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा भिन्नता होती है। क्यों होती है? तो इसका मुख्य वजह यह है कि यहाँ की जो मरुस्थलीय मिट्टी है, मरुस्थलीय मिट्टी दानेदार होती है, इस तरह की छोटे छोटे दाने होते हैं। तो दिन में बहुत ज़्यादा गर्म होती है, गर्मी पड़ती है। यहाँ जो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, मरुस्थल है, वनस्पति नहीं है। और रात ज़्यादा ठंडी होने की मुख्य वजह ये है कि यहाँ पर ये जो मिट्टी है जल्दी ठंडी हो जाती है। इस टाइप की मिट्टी होती है, रात को जल्दी ठंडी होती है और दिन को जल्दी गर्म होती है। तो मेन वजह ये है दिन गर्म होने का और रात ठंडे होने का। दूसरी ओर केरल और अंडमान निकोबार में दिन और रात का तापमान सामान्य रहता है। तो दोस्तों ये तटीय जलवायु है, इसलिए यहाँ की ज़मीन दिन और रात एक जैसी रहती है। रातें जो मिट्टी होती है वो ठंडी नहीं हो पाती है, क्योंकि तटीय क्षेत्र में उमस रहती है, आप जानते ही हैं।
अब वर्षण की ओर ध्यान दें और वर्षण के रूप तथा प्रकार में ही नहीं बल्कि इसकी मात्रा और ऋतु के अनुसार वितरण में भी भिन्नता होती है। तो दोस्तों वर्षा भी अलग अलग जगह अलग अलग होती है। हिमालय में वर्षण अधिकतर हिम के रूप में होता है। हिमालय में जो वर्षा होगी तो बर्फ़ के रूप में पड़ेगी, क्योंकि हिमालय बर्फीला क्षेत्र है तथा देश के शेष भाग में वर्षा के रूप में होती है। वार्षिक वर्षण में भिन्नता मेघालय में 400 सेंटीमीटर, तो दोस्तों मेघालय में 400 सेंटीमीटर वर्षा होती है तथा शेष लद्दाख और पश्चिमी राजस्थान में 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है। तो दोस्तों लद्दाख है यहाँ भी वर्षा कम होती है और पश्चिमी राजस्थान में भी 10 सेंटीग्रेड से भी नीचे चली जाती है कभी कभी। तो देश के अधिकतर भागों में जून से सितंबर तक वर्षा होती है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि मानसून का समय क्या है देश के अंदर, जून से सितंबर, लेकिन कुछ क्षेत्र जैसे तमिलनाडु के तट पर अधिकतर वर्षा अक्टूबर और नवंबर में होती है। तो आपको ध्यान रखना है तमिलनाडु में वर्षा कब होती है, अक्टूबर और नवंबर में होती है। ये लौटता हुआ मानसून कहते हैं। जो दक्षिणी पश्चिम मानसून है ये जून में आता है केरला में, फिर जाते 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 संपूर्ण उत्तरी भारत में वर्षा करता है, और जब ये मानसून वापस लौटने लगता है हिमालय से टकरा के तो अक्टूबर नवंबर में वापस पहुंचता है तमिलनाडु में और यह वर्षा करता है। सामान्य रूप से तटीय क्षेत्रों के तापमान में अंतर होता है। देश के आंतरिक भागों में मौसमी या वस्तुनिष्ठ अंतर अधिक होता है। तो आपको ध्यान रखना है देश के आंतरिक भागों में कैसा अंतर होता है, मौसमी होता है और वस्तुनिष्ठ अंतर होता है। उत्तरी मैदानों में वर्षा की मात्रा सामान्यतः पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। तो दोस्तों उत्तरी मैदान है वहाँ पूर्व में ज़्यादा बारिश होती है, जैसे हिमालय का शिलांग हो गया, मासीधाम, चेरापूंजी, आसाम वाला क्षेत्र है। और पश्चिम के अंदर पहले बंगाल आ गया, फिर बिहार, यूपी, फिर राजस्थान में आते आते वर्षा की मात्रा लगातार कम होती रहती है। ये भिन्नताएं लोगों के जीवन में विविधता लाती हैं, जो उनके भोजन, वस्त्र और घरों के प्रकार में दिखती है। ज्ञात करें राजस्थान में घरों की दीवार मोटी तथा छत चपटी क्यों होती है। दोस्तों इसकी मेन वजह यह है घरों की दीवार मोटी होने की कि जब दीवार मोटी होती है तो वो गर्मी नहीं आ पाती यहाँ पर, और जो आदमी आराम से रह सके यहाँ पर, तो मेन वजह तो ये है। इसके अलावा घर की छत चपटी होने की मेन वजह ये है कि चपटी छत होती है तो जो रात को ठंड पड़ती है तो कम से कम जल्दी ठंडी हो जाए। मोटी होगी तो मान लो यहाँ भी गर्मी पड़ेगी। तराई क्षेत्र तथा गोवा और मैंगलोर में ढाल वाली छतें क्यों होती हैं। तो दोस्तों आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में लिख के, ऐसा क्यों होता है तराई क्षेत्र, गोवा और मैंगलोर में ढाल वाली छतें, क्योंकि ये वर्षा होती है दोस्तों। ये तटवर्ती क्षेत्र है, वर्षा होती रहती है, इस वजह से होता है ये। असम में प्राय कुछ घर बांस के खंभों पर क्यों बने होते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है, 400 सेंटीमीटर से अधिक, और मासिनराम में तो विश्व की सबसे अधिक बारिश होती है, इसलिए बांस के घर होते हैं ताकि घरों को नुकसान नहीं पहुँचे। अब पढ़ते हैं जलवायु नियंत्रण। किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने के लिए 6 प्रमुख कारक हैं। तो आपको ध्यान रखना है किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने के लिए 6 प्रमुख कारक कौन से हैं। तो पहला है अक्षांश, दूसरा है तुंगता ऊंचाई, तीसरा वायु दाब और पवन तंत्र, चौथा समुद्र से दूरी, पांचवा है महासागरीय धाराएं और छठा है उच्चावच लक्षण। तो दोस्तों एक बार फिर से रिपीट कर लें, किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले 6 कौन से कारक हैं। तो पहला अक्षांश, दूसरा तुंगता ऊंचाई, फिर वायु दाब, पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं और उच्चावच लक्षण। ये सारे कारक जलवायु को नियंत्रित करते हैं। अब आगे देखते हैं दोस्तों, पृथ्वी की गोलाई के कारण इससे प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा अक्षांशों के अनुसार अलग अलग होती है। तो दोस्तों जो सूर्य का तापमान होता है वो अक्षांश के अनुसार
अलग अलग होता है। इसके परिणाम स्वरूप तापमान विषुवत के ध्रुवों की ओर सामान्य घटता जाता है। तो दोस्तों सीधी सी बात है, 0 डिग्री अक्षांश होता है, तो 0 डिग्री अक्षांश पर तापमान ज़्यादा पड़ेगा, यानी 0 से 23.5 डिग्री है, या मकर रेखा या कर्क रेखा है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे कर्क रेखा है और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है मकर रेखा। तो इन क्षेत्रों में दोस्तों तापमान ज़्यादा रहेगा, क्योंकि सूर्य की किरणें सीधी पड़ेगी। सूर्य यहाँ सीधा ऊपर चमकता है 0 डिग्री पे, और यहाँ ज़्यादा तापमान होता है। इसके अलावा फिर हम 30 डिग्री पे जाएंगे, 40 पे गए तो तापमान कम होता रहेगा। ऐसे करते करते 90 डिग्री जो उत्तरी ध्रुव या दक्षिण ध्रुव है वहाँ बिल्कुल बर्फ़ पड़ती है और तापमान बहुत ज़्यादा कम होता है। ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। जब कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर जाता है तो वायुमंडल की सघनता कम होती रहती है। जब दोस्तों हम ऊंचे जाएंगे तो वायुमंडल सघन नहीं रहेगा, क्योंकि वायुमंडल में सघनता होती है, अधिक गैसों की मात्रा होती है, ये हमारे धरातल के नज़दीक होती है और तापमान घट जाता है। जैसे जैसे ऊंचे जाएंगे दोस्तों तापमान घटेगा और प्रत्येक 165 मीटर ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान घट जाएगा। ये भी आपको फैक्ट ध्यान रखना है। इसलिए पहाड़ियाँ गर्मी के मौसम में भी ठंडी होती हैं। किसी भी क्षेत्र का वायुदाब और पवन तंत्र उस स्थान के अक्षांश और ऊंचाई पर निर्भर करता है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, किसी भी क्षेत्र का वायुदाब होता है और पवन तंत्र होता है, वो उस स्थान के अक्षांश और ऊंचाई पर निर्भर करता है, वायुदाब और पवन तंत्र। इस प्रकार ये तापमान और वर्षा के वितरण को प्रभावित करता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये तापमान और वर्षा के वितरण को प्रभावित करता है। समुद्र का जलवायु पर समकारी प्रभाव पड़ता है। समुद्र और जलवायु का कैसा प्रभाव पड़ेगा? समकारी। जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती जाती है तो इसका प्रभाव कम होता रहता है। तो दोस्तों समुद्र से हम जितना दूर जाएंगे तो वैसे वैसे जो हमारी जो तटीय जलवायु है वो बदलती रहेगी, नमी की मात्रा कम होगी। आगे देखते हैं हम। और लोग विषम अवस्थाओं को महसूस करते हैं। तो दोस्तों तटवर्ती क्षेत्रों की जलवायु अच्छी होती है, मनुष्य के रहने के लिए अनुकूल होती है, और दूर जाएंगे तो मौसम अनुकूल नहीं होता है। इसे अद्वीपीय अवस्था कहते हैं। गर्मी में बहुत अधिक गर्मी और सर्दी में बहुत अधिक ठंडी, ये कहते हैं महाद्वीपीय अवस्था। दोस्तों आपसे पूछ ले कि महाद्वीपीय अवस्था क्या है, तो आपको बताना ये महाद्वीपीय अवस्था से आशय ये है कि तटवर्ती क्षेत्रों में जलवायु अच्छी रहती है। गर्मी और सर्दी में लगभग बराबर गर्मी सर्दी पड़ती है, लेकिन जैसे जैसे हम तटवर्ती क्षेत्र से दूर जाएंगे तो गर्मी में अधिक गर्मी पड़ेगी और सर्दी में बहुत अधिक ठंड पड़ेगी। तो इसे ही महाद्वीपीय अवस्था कहते हैं। महासागरीय धाराएं समुद्र से तट की ओर चलने वाली हवाओं के साथ तटीय क्षेत्रों की जलवायु को प्रभावित करता है। तो दोस्तों महासागर की धाराएं होती हैं वो भी समुद्र के तट की ओर चलने वाली हवाओं, जो दोस्तों तट के साथ हवाएं चलती हैं वो भी प्रभावित करती हैं क्लाइमेट को। भारतीय जलवायु को अल नीनो और ला नीनो प्रभावित करती है। ये हम दोस्तों आगे देखेंगे। अल नीनो की वजह से भारत का मानसून कमज़ोर पड़ जाता है और ला नीनो की वजह से भारत का जो मानसून है वो तेज़ी से आगे बढ़ता है। उदाहरण के लिए कोई भी तटीय क्षेत्र जहाँ गर्म और ठंडी जलवायु बहती है, जलधाराएँ बहती हैं, वायु की दिशा समुद्र के तट की ओर हो, तब यह तट गर्म या ठंडा हो जाएगा। विश्व के अधिकतर भूस्थल उपोष्ण कटिबंधीय भागों में स्थित महाद्वीपों के पश्चिम किनारे पर क्यों स्थित है? तो दोस्तों महाद्वीप विश्व के अधिकतर जो हमारे तट के पश्चिमी क्षेत्र हैं वहाँ पाए जाते हैं। तो दोस्तों इसका कारण क्या है? तो आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिख के इसका कारण बताना है।
क्योंकि दोस्तों मुख्य वजह ये है कि पश्चिमी तट हमारे गर्म होने के, मरुस्थल होने के, क्योंकि दोस्तों पश्चिमी तट पर ये जो हमारे गर्म महासागरीय धाराएं बहती और गर्म महासागरीय धाराएं बहने की वजह से वर्षा नहीं होती है। वर्षा नहीं होती तो फिर धीरे धीरे मरुस्थल का रूप ले लिया है। अंत में किसी स्थान की जलवायु को निर्धारित करने में उच्चावच की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो दोस्तों किसी स्थान को जलवायु को निर्धारित करने में उच्चावच की तो बिल्कुल भूमिका होती है। उच्चावच किसे कहते हैं? तो दोस्तों ये जो पृथ्वी पर ऊंचे और नीचे ढाल होते हैं, जैसे ऊंचे पर्वत है, नीचे मैदान है, तो इनको मिला के उच्चावच कहते हैं। ऊंचे पर्वत ठंडी और गर्म वायु को अवरोधित करते हैं। तो दोस्तों ऊंचे पर्वत पर जाएंगे, ठंडी और गर्म वायु अवरोधित हो जाएगी, और यदि इनकी ऊंचाई इतनी हो कि वे वर्षा लाने वाली वायु के रास्तों को रोकने में सक्षम होती हैं, तो वे उस क्षेत्र में वर्षा का कारण भी बन सकते हैं। पर्वतों के पवन विमुख ढाल अपेक्षाकृत सूखे रहते हैं। तो दोस्तों पवन विमुख ढाल से मतलब है, एक तो होते पवन सम्मुख ढाल, मतलब जैसे पर्वत है, ये पर्वत बने बहुत सारे बड़े बड़े पर्वत हैं, ये पर्वत है, जैसे यहाँ से पवन आ रही है तो ये तो है पवन सम्मुख ढाल, और यहाँ पीछे पवन पहुँच नहीं पाएगी, इसे पवन विमुख ढाल कहते हैं। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक देखेंगे दोस्तों। भारत की जलवायु को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? पहला तो करता है अक्षांश। अक्षांश आप जानते हैं, जो भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। तो दोस्तों अक्षांश भी काफ़ी कुछ प्रभावित करता है भारत के क्लाइमेट को। कर्कवृत देश के मध्य भाग पश्चिम में कच्छ के रण से लेकर पूर्व में मिजोरम से होकर गुजरती है। दोस्तों कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, गुजरात से लेकर मिजोरम तक। देश का लगभग आधा भाग कर्कवृत के दक्षिण में है, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, और कर्कवृत के उत्तर में स्थित क्षेत्र उपोष्णकटिबंधीय है। तो दोस्तों उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अलग जलवायु है, उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अलग जलवायु है। इसलिए भारत की जलवायु में उष्णकटिबंधीय जलवायु और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु दोनों की विशेषताएं पाई जाती हैं। तो दोस्तों आपको समझ में आ गई होगी कि दोनों कटिबंध की जलवायु क्यों पाई जाती है, क्योंकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है तो वहाँ बेसिक सी बात है कि उष्णकटिबंधीय जलवायु होगी, और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उपोष्णकटिबंधीय जलवायु होगी। दूसरा, भारत की जलवायु को कौन प्रभावित करता है? ऊंचाई। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है और इसकी एवरेज ऊंचाई है लगभग 6000 मीटर है। भारत का तटीय क्षेत्र भी विशाल है। दोस्तों भारत का तटवर्ती क्षेत्र बड़ा है, और जहाँ अधिकतर ऊंचाई लगभग 30 मीटर है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, भारत का जो तटवर्ती क्षेत्र है उसकी ऊंचाई कितनी है? 30 मीटर है। तटीय क्षेत्र मात्र 30 मीटर ऊंचा है, और हिमालय क्षेत्र 6000 मीटर ऊंचा है। हिमालय मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं कि भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकते हैं। दोस्तों हिमालय जो ठंडी हवाएं आने का प्रयास करते हैं चीन से, साइबेरिया, रूस से, ग्रीनलैंड से, उनको आने से रोकता है, और इन पर्वतों के कारण इस क्षेत्र में मध्य एशिया की तुलना में ठंड कम पड़ती है। तो दोस्तों हिमालय की वजह से तो ठंड कम पड़ेगी भारत के अंदर, क्योंकि ये ठंडी हवाएं आ नहीं पाती हैं मध्य एशिया से। अब पढ़ेंगे हम वायु दाब और पवन के बारे में। तो वायु दाब और पवन भी भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं। भारत में जलवायु और संबंधित मौसमी अवस्थाएं निम्नलिखित अवस्थाओं में संचालित होती हैं। तो दोस्तों भारत के अंदर जलवायु और संबंधित मौसमी अवस्थाएं कौन कौन सी अवस्था में संचालित होती है? पहली है वायु दाब और धरातलीय पवन, दूसरा है ऊपरी वायु संचरण, वायु परिसंचरण, और चौथा है पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ और उष्णकटिबंधीय चक्रवात। देखते हैं इनके तीनों के बारे में। भारत उत्तरी पूर्वी
व्यापारिक पवनों वाले क्षेत्र में स्थित है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना, भारत में कौन सी पवनें चलती हैं? उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें चलती हैं। उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें कहाँ चलेगी? जो हमारा दोस्तों उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री वाले क्षेत्र में चलती हैं, उत्तरी अक्षांश में। तो 23.5 डिग्री से उत्तर में हमारा उत्तर का विशाल मैदान है। तो दोस्तों उत्तर के विशाल मैदान के अंदर ये व्यापारिक पवनें चलती हैं, उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें। ये पवनें उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटियों से उत्पन्न होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये पवनें कहाँ से उत्पन्न होती हैं? उत्तरी गोलार्ध है, उसके उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब की वायु पेटियों से। नेक्स्ट देखते हैं, ये दक्षिण की ओर बहती हुई कोरियोलिस बल। तो दोस्तों कोरियोलिस बल किसे कहते हैं? कोरियोलिस बल का मतलब ये होता है कि जब उत्तरी गोलार्ध के अंदर तो वायु की दिशा दाहिनी ओर हो जाएगी और दक्षिणी गोलार्ध के अंदर वायु की दिशा बाईं ओर हो जाएगी। ये एक आभासी बल होता है दोस्तों पृथ्वी का। ये मेन उसकी वजह है कि पृथ्वी की गति की वजह से कोरियोलिस बल होता है। तो जब हवाओं का रुख चेंज हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर, तो उससे भी जलवायु काफ़ी प्रभावित होती है। कोरियोलिस बल के कारण दाहिनी ओर विक्षेपित होकर विषुवतीय निम्न दाब क्षेत्रों की ओर बढ़ती है। सामान्यतः इन पवनों में नमी की मात्रा बहुत कम होती है। तो दोस्तों नमी की मात्रा तो कम ही होगी क्योंकि स्थलीय भाग से उत्पन्न होगी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो पवनें स्थलीय भाग से उत्पन्न होगी उनमें नमी की मात्रा कम होगी और जो पवनें समुद्री क्षेत्र से आएगी उनमें नमी की मात्रा अधिक होगी। इसलिए इन पवनों के द्वारा वर्षा कम होती है या नहीं होती है। इस प्रकार भारत को शुष्क क्षेत्र होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आइए देखें क्यों। पहले दोस्तों हम देखते हैं कोरियोलिस बल के बारे में कि कोरियोलिस फोर्स किसे कहते हैं। पृथ्वी के घूर्णन के कारण रोटेशन होता है, उसके कारण उत्पन्न आभासी बल को कोरियोलिस बल कहते हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, तो कोरियोलिस बल होता है पृथ्वी की किस गति की वजह से होता है? तो आपको ध्यान रखना है घूर्णन की वजह से होता है, न कि परिक्रमण की वजह से। इस बल के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाहिने तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित हो जाती हैं और इसे फेरेल का नियम भी कहते हैं दोस्तों कोरियोलिस बल को, क्योंकि इस नियम को फेरेल महोदय ने सबसे पहले दिया था। अब नेक्स्ट देखते हैं, भारत की वायुदाब और पवन तंत्र अद्वितीय है। दोस्तों भारत का वायुदाब और पवन तंत्र अद्वितीय है और शीत ऋतु में हिमालय के उत्तर में उच्च दाब होता है। हिमालय के उत्तर में उच्च दाब होगा और इस क्षेत्र की ठंडी शुष्क हवाएं दक्षिण में निम्न दाब वाले महासागरीय क्षेत्र की ओर बढ़ती है। ग्रीष्म ऋतु में आंतरिक एशिया और उत्तरी पूर्वी भारत के ऊपर निम्न दाब वाला क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जब दोस्तों ये पवनें दक्षिणी की ओर चलेगी तो यहाँ निम्न दाब वाला क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा और इसके कारण गर्मी के दिनों में वायु की दिशा पूरी तरह परिवर्तित हो जाती है। वायु दक्षिण में स्थित हिंद महासागर के उच्च दाब वाले क्षेत्र से दक्षिणी पूर्वी दिशा में बहते हुए विषुवत को पार कर दाहिने और मुड़ते हुए भारतीय उपमहाद्वीप पर स्थित निम्न दाब की ओर बहने लगती हैं और इन्हें दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनों के नाम से जाना जाता है। और ये पवनें दोस्तों कोषण महासागरों के ऊपर से बहती है। कहाँ से बहती है? कोषण महासागर नमी ग्रहण करती है तो भारत की मुख्य भूमि पर वर्षा करती है। तो दोस्तों नमी तो होने की मुख्य वजह ये है क्योंकि ये पवनें समुद्री भाग से चलती हैं। इस वजह से इस प्रदेश में ऊपरी वायु परिसंचरण पश्चिमी प्रवाह के प्रभाव में रहता है। तो आपको ध्यान रखना इस प्रदेश में जो ऊपरी वायु परिसंचरण है वो किस वजह से होता है? पश्चिमी प्रवाह के प्रभाव की वजह से होता है और इस प्रवाह का एक मुख्य घटक है जेट धारा।
और दोस्तों जेट धारा भी भारत की जलवायु को प्रभावित करती है। जेट धाराएँ कहाँ चलती है? तो दोस्तों जेट धारा के बारे में बताते हैं। जेट धारा की जब सबसे पहले खोज कब हुई थी? जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और जो हमारा अमेरिका है, अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम से हमला किया था। तो दोस्तों हमला जेट विमान से लेकर गए थे परमाणु बम को जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर। दोस्तों जब जेट आ रहे थे, वो जब उन्होंने हमला किया था दोस्तों, तो जब ये वाहन जा रहे थे तो दोस्तों इनको जाने में कठिनाई हुई थी। सॉरी दोस्तों, जब ये जापान पर हमला कर रहे थे तो वो आसानी से चले गए, भरे हुए थे, यानी एटम बम साजो सामान होगा, फिर भी आसानी से पहुंच गई है जापान। लेकिन जब ये वापस लौट रहे थे हमला करके, तब एक तो भारत कम था विमानों के अंदर, फिर भी जो पायलटों ने महसूस किया कि इनको जाने में कुछ समस्या उत्पन्न हो रही है, तो गति मंद हो रही है, तो सामने कोई एक वायु चल रही है, उन्हें इसे महसूस हुआ। तो दोस्तों उसके बाद ये जेट वाहनों की खोज हुई और इनकी गति, जो हमारे जेट वाहन होते हैं, उतनी तेज़ होती है, उतनी नहीं, उनसे थोड़ा कम मान लो। इस वजह से इन्हें जेट धाराएँ कहते हैं। और जेट विमानों की वजह से इनकी खोज हुई, इसलिए इन्हें जेट धाराएँ कहते हैं। 27 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच स्थित होती है। दोस्तों केवल ये उत्तरी अक्षांश में ही बहेगी, दक्षिणी अक्षांश में नहीं बहेगी, आपको ध्यान रखना है। इसलिए इन्हें उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धाराएँ भी कहते हैं। और भारत में ये जेट धाराएँ ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर पूरे वर्ष हिमालय के दक्षिण में प्रवाहित होती है। दोस्तों ये पूरे साल हिमालय के दक्षिण में बैठती है जेट धारा, लेकिन ग्रीष्म ऋतु में हिमालय के उत्तर में चली जाती है। और इस पश्चिमी प्रवाह के द्वारा, ये दोस्तों पश्चिमी जेट है, इसकी वजह से शीतकाल में वर्षा भी होती है। देश के उत्तर और उत्तर पश्चिमी भाग में पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ आते हैं, क्योंकि जेट पवनें क्या करती है, अपने साथ ही पश्चिमी विक्षोभ लेकर आ जाती है। गर्मियों में सूर्य की आभासी गति के साथ ही उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धारा हिमालय के उत्तर में चली जाती है। तो दोस्तों गर्मियाँ पड़ती हैं, जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ेगी या 23 डिग्री के आसपास, तो सूर्य की आभासी गति होती है। इनके साथ जो उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धारा है हिमालय के नॉर्थ में चली जाएगी। ज़्यादा गर्मी पड़ेगी तो वह जो तिब्बत वाले क्षेत्र में चली जाएगी। और एक और धारा है पूर्वी जेट धारा, जिसे उपोष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट धारा कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो पूर्वी जेट धारा, इसे किस नाम से जानते हैं? इसे जानते हैं उपोष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट धारा। गर्मी के महीनों में प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर लगभग 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर प्रभावित होती है। तो आपको ध्यान रखना है पूर्वी जेट धारा कहाँ प्रभावित होती है? जो प्रायद्वीपीय पठार है वहाँ पर 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश प्रभावित होती है। अब देखते हैं जेट धारा क्या है। जेट धारा एक संकरी पट्टी में स्थित सौर मंडल में अत्यधिक ऊंचाई 12,000 मीटर से अधिक वाली पश्चिमी हवाएं होती हैं। तो दोस्तों ये सौर मंडल में बहती है, सबसे बड़ी बात तो ये है। और ये 12,000 मीटर से अधिक ऊंचाई पे बहेगी, यानी जहाँ सौर मंडल समाप्त हो रहा होता है दोस्तों, सौर मंडल की ऊंचाई लगभग आप 12-13 किलोमीटर होता है ये, तो ये 12 किलोमीटर ऊंचाई पे बहती है वाली पश्चिमी हवाएं होती हैं। और इनकी गति होती है दोस्तों 110 किलोमीटर प्रति घंटा। इस सर्दी गर्मियों में बहेगी 110 किलोमीटर प्रति घंटा, और सर्दियों में और भी तेज़ बहेगी 184 किलोमीटर प्रति घंटा। और बहुत सी अलग अलग जेट धाराओं का पहचान हो गई है, और उनमें सबसे स्थिर मध्य अक्षांशीय और उपोष्ण कटिबंधीय जेट धाराएं। तो दोस्तों जेट धाराओं के कई प्रकार हैं, उसमें सबसे स्थिर है जो मध्य अक्षांशीय जेट धारा है और उपोष्ण कटिबंधीय जेट धारा है।
अब हम देखते हैं पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ किसे कहते हैं। सर्दी के महीनों में उत्पन्न होने वाले पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ भूमध्य सागरीय क्षेत्र में आने वाले पश्चिमी प्रवाह के कारण होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ किस वजह से होता है। पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ सर्दी के महीनों में उत्पन्न होने वाले पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ भूमध्य सागरीय क्षेत्र से आने वाले पश्चिमी प्रवाह के कारण होता है। वे प्राय भारत के उत्तर और उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। दोस्तों पश्चिमी चक्रवात आएंगे तो उत्तर और उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में आएंगे। और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, दोस्तों जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात आते हैं 0 से 23 डिग्री के बीच, तो भारत में तो 0 से स्टार्ट नहीं होता, 8 डिग्री से स्टार्ट होता है। 8 से 23 डिग्री के बीच मानसून पवनों के साथ साथ मानसून पवनें भी आती है और अक्टूबर और नवंबर के महीने में आते हैं। जो हमारे भारत के पूर्वी तटवर्ती क्षेत्र हैं, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अंडमान निकोबार, पश्चिम बंगाल, इस साइड में आते हैं अक्टूबर और नवंबर महीने में, तथा ये पूर्वी प्रवाह के एक भाग होते हैं और देश के तटीय क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। कि आपने आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तट पर उनके द्वारा किए गए विनाश के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों 2004 के अंदर आया था सबसे बड़ा तूफान, सुनामी भी आई थी। अब भारतीय उपमहाद्वीप में जनवरी महीने के दौरान मौसम की स्थिति किस प्रकार होती है। तो दोस्तों ये जनवरी महीने की बात कर रहे हैं। जनवरी महीने के अंदर भारतीय उपमहाद्वीप में उपोष्ण कटिबंधीय जेट पवन, तो दोस्तों ये 27 डिग्री से 30 डिग्री के बीच चलती है। तो एक जेट धारा ऑस्ट्रेलिया में चलती है, ये हमारे लगभग 30 डिग्री पर स्थित है। ये धरातली पवन चल रही है हिंद महासागर में। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जेट धारा उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में निकलती है। अब धरातली पवन देखते हैं। ये जेट धारा चलती है हिमालय के दक्षिण से जनवरी के महीने में। जब हमारा जून का महीना होगा, गर्मियों का महीना, तो जेट धारा ऊपर चली जाएगी अधिक तापमान पड़ने की वजह से। और ये ऐसे पवनें चलती है, बंगाल की खाड़ी से यूँ चलती है, ये चलती है। तो दोस्तों जनवरी में ये जो स्थलीय भाग से पवनें लौटने लगती है, इस वजह से सर्दी में बारिश नहीं होती है। बाकी पश्चिमी भारत में पश्चिमी विक्षोभ की वजह से वर्षा होती है। ये जनवरी की कंडीशन है। अब देखते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में जून महीने के दौरान मौसम की स्थिति किस प्रकार रहती है। जून के अंदर ये दोस्तों उपोष्ण कटिबंधीय जेट पवन है और अब उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम देखेंगे हम। उपोष्ण कटिबंधीय जेट स्ट्रीम हमने देख ली। ये दोस्तों जब जून के महीने के अंदर मानसून पवन ऐसे चलती है, नीचे से इस साइड से, और इससे जून और जुलाई के महीनों में, जून से सितंबर तक वर्षा होती है। दो शाखाओं में, एक अरब सागर की शाखा है और एक बंगाल की खाड़ी की शाखा से वर्षा होती है। तो दोस्तों देखिए जून के महीने में जो ये जेट धारा है, उपोष्ण कटिबंधीय जेट धारा ऊपर चली जाती है। देखो ऊपर चली गई, ऐसे यहाँ से नहीं जा रही है। ये कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। दोस्तों आपको 8 राज्यों के नाम याद रखने कौन कौन से, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। और ये हमारे 14 डिग्री अक्षांश के आसपास धारा है, जिसे कहते हैं उपोष्ण कटिबंधीय, सॉरी दोस्तों उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम कहेंगे। तो ये भी दोस्तों वर्षा करने के लिए बहुत ज़्यादा उत्तरदायी है। इसे कहेंगे उष्ण कटिबंधीय जेट स्ट्रीम।
क्योंकि ये 0 से 23 डिग्री के बीच तो है, तो 14 डिग्री उष्णकटिबंधीय हो गया और ऊपर वाले उपोष्णकटिबंधीय है। दोस्तों कर्क रेखा वाले राज्य बताता हूँ मैं आपको जिसमें कर्क रेखा गुजरती है। तो पहला है गुजरात। गुजरात में कर्क रेखा गुजरेगी सबसे पहले। तो फिर दोस्तों राजस्थान का कुछ हिस्सा, राजस्थान के कुछ क्षेत्र से कर्क रेखा जाएगी। फिर मध्य प्रदेश से भी कर्क रेखा गुजरेगी। उसके बाद छत्तीसगढ़ से गुजरेगी। तो दोस्तों एक आपको ध्यान रखना है एक हमारा प्रश्न कि छत्तीसगढ़ के अंदर जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो हमारा टाइम जोन निर्धारित करती है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, और जो हमारी कर्क रेखा आपस में छत्तीसगढ़ में मिलेगी। ये दोस्तों आपको कंठस्थ रखना है। छत्तीसगढ़ के बाद दोस्तों झारखंड आ जाएगा। ये तीनों राज्य हैं झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी जो अलग हुए थे। फिर आ गया वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में जाएगी। फिर बांग्लादेश आ गया, इंडिया के अंदर है नहीं। उसके बाद आएगा त्रिपुरा। त्रिपुरा में जाएगी। फिर दोस्तों लास्ट के अंदर हमारी कर्क रेखा जाएगी मिजोरम। मिजोरम के बाद तो म्यांमार आ जाएगा। दोस्तों ये 8 राज्य हैं। पहला है गुजरात, फिर राजस्थान, फिर एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन राज्यों में कर्क रेखा गुजरती है। अब दोस्तों पढ़ेंगे हम भारतीय मानसून के बारे में। भारत की जलवायु मानसूनी पवनों से बहुत अधिक प्रभावित है और ऐतिहासिक काल में भारत आने वाले नाविकों ने सबसे पहले मानसून परिघटना पर ध्यान दिया और पवन तंत्र की दिशा उलट जाने उत्क्रमण के कारण उन्हें लाभ हुआ। दोस्तों जब पवन तंत्र की दिशा उलट जाती है उसे कहते हैं उत्क्रमण कहते हैं, चूँकि उनके जहाज पवन के प्रवाह की दिशा पर निर्भर थे। तो दोस्तों उत्क्रमण से मतलब ये है कि जब जिस दिशा के अंदर वो जहाज चल रहे थे उनके यूरोपीय नाविकों के, वास्को डी गामा के या और भी नाविक थे इनके साथ के अंदर, पुर्तगाल, स्पेन साइड के नाविक थे, तो पवन की दिशा उनके समानांतर होने की वजह से जहाज़ों के साथ उनको आने में आसानी हुई। अरबवासी जो व्यापारियों की तरह भारत आए थे उन लोगों ने पवन तंत्र के इस मौसमी उत्क्रमण को मानसून नाम दिया। यानी पवनें चलती कभी ऐसे चलती है कुछ महीनों में ऐसे चलती है, तो इसे पवन उत्क्रमण का नाम दिया अरबवासियों ने। ये दोस्तों जब मानसून आता है इस तरह बारिश होती है। अब पढ़ते हैं मानसून का प्रभाव उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में लगभग 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच रहता है। दोस्तों मानसून का प्रभाव इन क्षेत्रों में आएगा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। और मानसून की प्रक्रिया को समझने के लिए निम्नलिखित तथ्य महत्वपूर्ण है। स्थल और जल के गर्म और ठंडे होने की विभेदी प्रक्रिया के कारण भारत के स्थल भाग पर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो दोस्तों स्थल और जल के स्थल गर्म होता है और जल स्थल गर्मियों में गर्म होता है, फिर रात में ठंडा हो जाता है। उसी तरह जलीय भाग गर्म और ठंडा होता है। इस विभेदी प्रक्रिया के कारण भारत के स्थल भाग पर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो दोस्तों ज़्यादा गर्म होगा दिन के अंदर क्षेत्र, जैसे मरुस्थलीय क्षेत्र है पूरे भारत में, तो क्या होगा, तो हवाएं ऊपर चली जाएगी और हवा ऊपर जाने की वजह से निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होगा, जबकि इसके आसपास के समुद्रों के ऊपर उच्च दाब का क्षेत्र होता है। और समुद्र के पास उच्च दाब का क्षेत्र होगा क्योंकि वहाँ
नमी होने की वजह से या थोड़ा ठंडा होने की वजह से पवनें ऊपर नहीं जाएगी। ग्रीष्म ऋतु में दिन में अंत्य उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति। तो ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, अंत्य उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, जिसे ITCZ कहते हैं, जो हमारी विषुवत रेखा के 5 डिग्री उत्तर, दोस्तों 5 डिग्री से 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर होता है ये विषुवत रेखा के आसपास। इसे डोल्ट्रन भी कहते हैं। और ITCZ कहेंगे, हिंदी के अंदर कहेंगे उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। तो ये गर्मियों के अंदर दोस्तों ये गंगा के मैदान तक पहुंच जाता है। स्थिति गंगा के मैदान की ओर खिसक जाती है और ये विषुवतीय गर्त है जो प्राय विषुवत वर्ष से 5 डिग्री उत्तर में स्थित होता है और इसे मानसून ऋतु में मानसून गर्त के नाम से भी जाना जाता है। अब पढ़ेंगे हम दूसरी क्या कंडीशन है भारत में मानसून आने की। हिंद महासागर में मेडागास्कर के पूर्व लगभग 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ये दोस्तों मेडागास्कर हिंद महासागर के साउथ में पड़ता है और ये 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। अफ्रीका के पास में दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप में मेडागास्कर है, जो हमारा अफ्रीका महाद्वीप है उसके पूर्वी तट से थोड़ा दूर द्वीप है। 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के ऊपर उष्ण दाब वाला क्षेत्र बनता है। तो दोस्तों यहाँ एक उष्ण दाब वाला क्षेत्र बनेगा और इस उच्च दाब वाले क्षेत्र की स्थिति और तीव्रता भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। दोस्तों मेडागास्कर के पास जो उच्च दाब बनेगा वो भारत की मानसून की तीव्रता और स्थिति को प्रभावित करेगा। ग्रीष्म ऋतु में तिब्बत का पठार बहुत अधिक गर्म हो जाता है। गर्मियों के अंदर ये तिब्बत का पठार गर्म हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप पठार के ऊपर समुद्र तल से लगभग 9 किलोमीटर की ऊंचाई पर तेज ऊर्ध्वाधर वायु धाराओं और उच्च दाब का निर्माण होता है। तो दोस्तों यहाँ 9 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्या होता है, उच्च दाब का क्षेत्र होता है और यहाँ तेज ऊर्ध्वाधर वायु धाराएं चलती हैं, जो जेट पवनें चलती हैं, क्योंकि जेट पवनें हिमालय के दक्षिण में चलेगी और गर्मियों के अंदर खिसक के तिब्बत के पठार में आ जाएगी। ग्रीष्म ऋतु में हिमालय के उत्तरी पश्चिमी, दोस्तों ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, हिमालय के उत्तरी पश्चिमी जेट धाराओं का भारतीय प्रायद्वीप के ऊपर उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट धाराओं का प्रभाव होता है। तो आपको ध्यान रखना है ग्रीष्म ऋतु में हिमालय के उत्तर पश्चिमी जेट धाराओं का तथा भारतीय प्रायद्वीप के ऊपर उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट धाराओं का प्रभाव होता है। ये 14 डिग्री के आसपास ही पवनें चलती है प्रायद्वीप पर उष्णकटिबंधीय जेट। अब देखते हैं हम अंत्य उष्णकटिबंधीय क्षेत्र किसे कहते हैं। ये विषुवतीय अक्षांशों के विस्तृत गर्त और निम्न दाब का क्षेत्र होता है। वहाँ पर उत्तर पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें आपस में मिलती हैं। मतलब दोस्तों ITCZ में क्या है, जो उत्तरी पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवन आपस में मिलेगी और यह अभिसरण क्षेत्र विषुवत के लगभग समानांतर होता है। ये दोस्तों विषुवत के समानांतर होता है अभिसरण क्षेत्र, लेकिन सूर्य की आवासीय गति के साथ साथ ये उत्तर और दक्षिणी की ओर खिसकता रहता है। ये दोस्तों उत्तर और दक्षिण की ओर खिसकता रहेगा 5 डिग्री से हट के 12 डिग्री पे 15-20 डिग्री तक चला जाएगा। अब है इसके अतिरिक्त दक्षिणी महासागरों के ऊपर दाब की अवस्थाओं में परिवर्तन भी मानसून को प्रभावित करता है। दोस्तों 2 दक्षिणी महासागर हैं, इनके ऊपर जो दाब की अवस्था है वो भी मानसून को प्रभावित करेगा। और सामान्यतः जब दक्षिणी प्रशांत महासागर के उष्णकटिबंधीय पूर्वी भाग में उच्च दाब होता है, तब हिंद महासागर के उष्णकटिबंधीय पूर्वी भाग में निम्न दाब होता है। और लेकिन कुछ विशेष वर्षों में
वायु दाब की स्थिति विपरीत हो जाती है तथा पूरी प्रशांत महासागर के ऊपर हिंद महासागर की तुलना में निम्न दाब का क्षेत्र बढ़ जाता है। तो दोस्तों हिंद महासागर के ऊपर निम्न दाब का क्षेत्र बन जाएगा। दाब की अवस्था में इस नियतकालिक परिवर्तन को दक्षिणी दोलन के नाम से जाना जाता है। ये दोस्तों जो ताप में परिवर्तन होता है इसे दक्षिणी दोलन के नाम से भी जाना जाता है। डार्विन जो उन्होंने क्या बताया, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया हिंद महासागर के 12.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 131 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है तथा ताहिनी कहाँ है, प्रशांत महासागर के 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर और 149 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर। ये दोस्तों पश्चिमी देशांतर पर है, अमेरिका की साइड है। कि दाब के अंतर की गणना मानसून की तीव्रता के पूर्वानुमान के लिए की जाती है। अगर दाब का अंतर ऋणात्मक है तो इसका अर्थ होगा औसत से कम तथा विलय से आने वाला मानसून। जब दोस्तों यहाँ जब दाब का अंतर कम होगा तो मानसून कम आएगा और विलंब से आएगा। एल नीनो दक्षिणी दोलन से जुड़ा हुआ एक लक्षण है। एल नीनो भी दक्षिणी दोलन से जुड़ा हुआ लक्षण है और ये एक गर्म समुद्री जलधारा है। ये दोस्तों गर्म जलधारा है जो क्या करती है, जो पेरू की ठंडी धारा के स्थान पर, ये एल नीनो जलधारा पेरू की जो ठंडी जलधारा है, पेरू की ठंडी जलधारा कहाँ बहेगी, जो हमारा पश्चिमी तट है दक्षिणी अमेरिका यहाँ बहती है, के स्थान पर प्रत्येक 2 या 5 वर्ष के अंतराल में पेरू तट से होकर बहती है। जो पेरू की ठंडी धारा बहती है उसके स्थान पर दोस्तों ये अल नीनो धारा बहती हैं, तो 2 से 5 साल के अंतराल में आती रहती है। दाब की अवस्था में परिवर्तन का संबंध एल नीनो से दोस्तों, दाब की अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा एल नीनो से, इसलिए इस परिघटना को एंसो कहते हैं। एल नीनो दक्षिणी दोलन कहा जाता है। अब देखते हैं एल नीनो क्या है। एल नीनो ठंडी पेरू जलधारा के स्थान पर अस्थायी तौर पर गर्म जलधारा के विकास को एल नीनो नाम दिया गया है। एल नीनो एक स्पेनिश शब्द है, स्पेन भाषा का शब्द है दोस्तों, जिसका अर्थ होता है बच्चा तथा जो बेबी क्राइस्ट को व्यक्त करता है। एल नीनो को बच्चा कहते हैं और बेबी क्राइस्ट जो हमारे ईसा मसीह कहते हैं उनको व्यक्त करता है, क्योंकि ये धारा क्रिसमस के समय बहना शुरू होती है। 25 दिसंबर के आसपास ये धारा शुरू होती है बहना। और एल नीनो की उपस्थिति समुद्र की सतह के तापमान को बढ़ा देती है। जब दोस्तों एल नीनो चलेगी गर्म जलधारा तो समुद्र का ताप एकाएक बढ़ जाएगा और उस क्षेत्र में व्यापारिक पवनों को शिथिल कर देती है, व्यापारिक पवनें खत्म हो जाएगी। अब है मानसून का आगमन और वापसी। मानसून कब आता भारत में और वापसी कब होती है। व्यापारिक पवनों के विपरीत मानसून पवनें नियमित नहीं हैं दोस्तों। व्यापारिक पवनें तो नियमित रूप से चलती है 0 डिग्री से 23 डिग्री के बीच। जो मानसूनी पवनें नियमित नहीं है, ये केवल मानसून काल में ही चलती है, लेकिन ये स्पंदमान प्रकृति की होती है और उष्णकटिबंधीय समुद्रों के ऊपर प्रवाह के दौरान ये विभिन्न वायुमंडलीय अवस्थाओं से प्रभावित होती है। मानसून का समय जून के आरंभ से लेकर मध्य सितंबर तक 100 से 120 दिनों के बीच होता है दोस्तों। मानसून कब आता है? 1 जून को आता है। 1 जून को सबसे पहले केरल तट पर आएगा और इससे जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 4 महीने संपूर्ण भारत में वर्षा होती रहती है। इसके आगमन के समय सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है तथा लगभग कई दिनों तक ये जारी रहती है और इसे मानसून प्रस्फोट कहते हैं। इसे मानसून को फटना कहते हैं, जो वर्षा होती है 4 महीने तक। तथा इससे मानसून पूर्व बौछारों से पृथक किया जा सकता है। सामान्य रूप से जून के प्रथम सप्ताह में मानसून भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर से प्रारंभ होता है। जून के पहले सप्ताह में जो केरला के तट पर मानसून होता है और इसके बाद ये 2 भागों में बढ़ जाएगा।
अब दोस्तों ये दो भागों में बंट जाएगा, एक अरब सागर की शाखा और दूसरी है बंगाल की खाड़ी की शाखा। पहले भारतीय तट पतला सा तट है, यहाँ मानसून आ गया, सप्ताह पर रहेगा, फिर यहाँ दो भागों में बंट जाएगा। अब देखते हैं इसके दो भाग कौन से हैं। दो भाग तो पढ़ लिया हमने, अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा। अरब सागर शाखा लगभग 10 दिन बाद 10 जून के आसपास मुंबई तक पहुंचती है। 10 जून को ये अरब सागर शाखा मुंबई पहुंच जाएगी और ये एक तेज़ प्रगति है, बहुत तेज़ चलेगी और यहाँ बारिश करेगी। बंगाल की खाड़ी शाखा भी तेज़ी से आगे की ओर बढ़ती है तथा जून के प्रथम सप्ताह में आसाम पहुंच जाती है। दोस्तों और भी ज़्यादा तेज़ी से चलती है, आसाम तक पहुंच जाती है जून के पहले सप्ताह में ही। और ऊंचे पर्वतों के कारण मानसून पवनें पश्चिम से गंगा के मैदान की ओर मुड़ जाती है। जो यहाँ ऊंचे पर्वत हैं, गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ हैं, मिजोरम का, मेघालय का पठार कह दो, मेघालय पर्वत है, कोरी एंगलांग पर्वत है, नामचा ब्रह्मा पर्वत है, इनकी वजह से ये मानसून पवनें वापस मुड़ जाएगी और जो गंगा का मैदान है यूपी बिहार वाले क्षेत्र में, यहाँ मुड़ जाएगी और मध्य जून तक अरब सागर शाखा सौराष्ट्र, कच्छ और देश के मध्य भागों में पहुँच जाती है। और ये भी मध्य जून तक गुजरात और देश के अन्य भागों में पहुँच जाएगी। और अरब सागर शाखा और बंगाल की शाखा दोनों गंगा के मैदान के उत्तर पश्चिमी भाग में आपस में मिल जाएगी। ये दोस्तों गंगा के उत्तरी पश्चिमी मैदान में मिल जाएगी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और दिल्ली में सामान्यतः मानसूनी वर्षा है बंगाल की खाड़ी शाखा से जून के अंतिम सप्ताह में होती है। तो दिल्ली इनका सेंटर दोस्तों, केंद्र है। दिल्ली में क्या होगा, बंगाल की खाड़ी की शाखा से वर्षा होती है 29 जून तक और जुलाई के प्रथम सप्ताह तक मानसून पश्चिमी यूपी, पंजाब और हरियाणा, पूरी राजस्थान में पहुंच जाता है। और मध्य जुलाई तक मानसून हिमाचल प्रदेश और देश के शेष हिस्सों में पहुंच जाता है। और मानसून की वापसी अपेक्षा करते क्रमिक प्रक्रिया है दोस्तों। बंगाल की खाड़ी से अच्छी खासी बारिश होती है। मानसून की वापसी अपेक्षा करते क्रमिक प्रक्रिया है जो भारत के उत्तरी पश्चिमी राज्यों में सितंबर में प्रारंभ होती है। मध्य अक्टूबर तक मानसून प्रायद्वीप के उत्तरी भाग से पूरी तरह पीछे हट जाते हैं दोस्तों। मध्य अक्टूबर तक ये मानसून पीछे हट जाता है और प्रायद्वीप के दक्षिणी भाग में वापसी की गति तेज होती है और दिसंबर के प्रारंभ तक देश के शेष भाग से मानसून की वापसी होती है। दोस्तों सबसे ज़्यादा बारिश होती है वो दक्षिणी पश्चिम मानसून यानी अरब सागर की शाखा से भारत में होती है। बंगाल की खाड़ी से होती है लेकिन सबसे ज़्यादा दक्षिणी पश्चिम मानसून से होगी। द्वीपों पर मानसून की सबसे पहले वर्षा होती है और ये क्रमशः दक्षिण से उत्तर की ओर अप्रैल के अंतिम सप्ताह से लेकर मई के प्रथम सप्ताह तक होती है। तो द्वीपों पर वर्षा दोस्तों ये होगी अप्रैल से लेकर मई तक। और मानसून की वापसी भी क्रमशः दिसंबर के प्रथम सप्ताह से जनवरी के प्रथम सप्ताह तक उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। और इस समय देश का शेष भाग शीत ऋतु के प्रभाव में होता है। दोस्तों ये अक्टूबर में ही वापसी शुरू हो जाती है और दिसंबर जनवरी तक मानसून वापस लौट जाता है जब सर्दियाँ पड़ती हैं। अब ऋतुओं के बारे में देखते हैं, ऋतुएं कौन कौन सी है। मानसूनी जलवायु की विविधता। मानसूनी जलवायु की विशेषता एक विशिष्ट मौसमी प्रतिरूप होता है। एक ऋतु से दूसरी ऋतु में मौसम की अवस्थाओं में बहुत अधिक परिवर्तन होता है। दोस्तों एक ऋतु से दूसरी ऋतु के अंदर क्या होता है, मौसम की अवस्थाओं में बहुत अधिक चेंजेज आएगा। विशेषकर देश के आंतरिक भागों में ये परिवर्तन अधिक मात्रा में परिलक्षित होता है। दोस्तों जो आंतरिक भाग देश के यहाँ बहुत ज़्यादा परिवर्तन होगा मानसून में। तटीय क्षेत्रों में तापमान में बहुत अधिक भिन्नता नहीं होती है, तो यहाँ दिन और रात का तापमान एक जैसा रहता है। यद्यपि वहाँ वर्षा के प्रारूप में भिन्नता होती है। आप अपने क्षेत्र में कितने प्रकार के ऋतुओं का अनुभव करते हैं। भारत में मुख्य 4 ऋतुओं को पहचाना जा सकता है दोस्तों। कहीं कहीं 6 ऋतुएं होती है 2-2 महीने के हिसाब से, बाकी मुख्य रूप से
4 ऋतुएं होती हैं और ये होती हैं शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, एक है मानसून के आगमन की और मानसून की वापसी लौटने का काल। ये 2 ऋतु और है। कुछ क्षेत्रीय विविधताओं के साथ मानसून के आगमन और वापसी का काल। ग्रीष्म, शीत, मानसून का लौटना और मानसून के आना। अब पढ़ते हैं शीत ऋतु के बारे में। उत्तरी भारत में शीत ऋतु मध्य नवंबर से आरंभ होकर फरवरी तक रहती है और भारत के उत्तरी भाग में दिसंबर और जनवरी सबसे ठंडे महीने होते हैं। दोस्तों भारत के उत्तरी भाग में क्या होता है, दिसंबर और जनवरी महीने सबसे अधिक ठंडे होते हैं। शीत ऋतु पड़ती है उत्तरी गोलार्ध के अंदर। तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर घटता जाता है। तापमान दोस्तों साउथ से लेकर नॉर्थ की ओर मतलब बढ़ना चाहिए, लेकिन बढ़ता नहीं, घट जाता है क्योंकि सर्दी पड़ती है। साउथ के अंदर तापमान स्थिर रहेगा, लगभग यहाँ घट जाएगा। पूर्वी तट पर चेन्नई का औसत तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है, जबकि उत्तरी मैदान में यह 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 15 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होता है। दिन गर्म होता है और रातें ठंडी होती हैं। उत्तर में तुषारपात सामान्य है, लेकिन हिमालय के ऊपरी ढालों पर हिमपात होता है। इस ऋतु में देश में उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रभावित होती हैं। तो ध्यान रखना, सर्दी वाले ऋतु के अंदर देश में नॉर्थ ईस्ट व्यापारिक पवनें प्रभावित होगी और ये स्थल से समुद्र की ओर बहेगी। दोस्तों ये पवनें स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं तथा इसलिए देश के अधिकतर भाग में शुष्क मौसम होता है। तो दोस्तों ये स्थल से समुद्र की ओर बहने की वजह से सूखी होती है, इस वजह से देश के अधिकतर भाग में सूखा मौसम होता है और इन पवनों के कारण कुछ मात्रा में वर्षा तमिलनाडु के तट पर भी होती है। ये पवनें क्या करती है, कुछ मात्रा में वर्षा तमिलनाडु के तट पर करेगी, क्योंकि वहाँ ये पवनें समुद्र से स्थल की ओर बहती हैं। वहाँ ये पवनें समुद्र से स्थल की ओर बहेगी। अब नेक्स्ट देखते हैं। देश के उत्तरी भाग में एक कमज़ोर उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है। देश के नॉर्थ भाग के अंदर क्या है, कमज़ोर उच्च दाब का क्षेत्र बन जाएगा, जिसमें हल्की पवनें इस क्षेत्र से बाहर की ओर प्रभावित होती हैं और उच्चावत से प्रभावित होकर ये पवनें पश्चिमी और उत्तर पश्चिम से गंगा घाटी में बहती हैं और सामान्यतः इस मौसम में आसमान साफ होता है, तापमान और आर्द्रता कम होती हैं और पवनें शिथिल और परिवर्तित होती रहती हैं। शीत ऋतु में उत्तरी मैदानों में पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ का अंतर प्रभाव विशेष लक्षण है। तो दोस्तों शीत ऋतु में क्या होगा, उत्तरी मैदान में पश्चिमी और उत्तर पश्चिम में चक्रवाती विक्षोभ का अंतर प्रभाव विशेष रूप से होता है और ये कम दाब वाली प्रणाली भूमध्य सागर और पश्चिमी एशिया के ऊपर उत्पन्न होती है। ये कम दाब वाली प्रणाली कहाँ शुरू होगी, भूमध्य सागर और पश्चिमी एशिया के ऊपर उत्पन्न होगी तथा पश्चिमी पवनों के साथ भारत में प्रवेश करती है। दोस्तों वेस्टर्न पवनों के साथ इंडिया में प्रवेश करेगी और इसके कारण शीतकाल में मैदानों में वर्षा होती है। शीतकाल में मैदान में वर्षा होगी और पर्वतों पर हिमपात, जिसकी उस समय बहुत अधिक आवश्यकता है। पर्वतों पर क्या होता है, हिमपात होता है। यद्यपि शीतकाल में वर्षा जिसे स्थानीय तौर पर मावट कहा जाता है की मात्रा बहुत कम होती है। ये दोस्तों मावट वर्षा होती है शीतकाल में, वो पश्चिमी विक्षोभ की वजह से होती है, लेकिन कम मात्रा में होती है। ये रबी की फसल के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होती है। प्रायद्वीपीय भागों में शीत ऋतु स्पष्ट नहीं है और समुद्री पवनों के प्रभाव के कारण शीत ऋतु में भी तापमान के प्रारूप में न के बराबर परिवर्तन आता है। अब दोस्तों हम इसका मानचित्र देखते हैं भारत का। भारत में मानसून का आगमन कैसे होता है, इस तरह दोस्तों 1 जून को मानसून आता है। 5 जून क्या होता है, यह मानसून आएगा। 5 जून के आसपास एक शाखा यहाँ चली जाएगी मुंबई की तरफ और दूसरी जाएगी कोलकाता की तरफ, अरब सागर की शाखा और
हमारी बंगाल की खाड़ी हिस्सा का। सबसे दोस्तों मानसून हवा इधर से भी आती है, यहाँ से भी आती है, कुछ यहाँ जाएगा, कुछ मानसून यहाँ जाएगा। फिर दोस्तों ये अरावली पर्वत श्रृंखला है यहाँ पर, इसकी वजह से ये मानसून या वर्षा करता हुआ या सीधा लौट जाता है दिल्ली हिमाचल प्रदेश साइड में, और यहाँ से ये वर्षा ऐसे करती है। बंगाल की खाड़ी का मानसून यूँ यूँ चलता है, यहाँ बहुत सारे ऊंचे ऊंचे पर्वत है, या मानसून टकराएगा, फिर इन क्षेत्रों में बारिश करेगा, आसाम में, मेघालय में, फिर लौटते लौटते यूपी बिहार में बारिश करता हुआ ये तुम्हारे दिल्ली में आपस में मानसून मिलता है। फिर दोनों शाखा यहाँ हिमाचल पंजाब हरियाणा यहाँ भी बारिश करता है। फिर लास्ट में दोस्तों मानसून लौट जाएगा अक्टूबर के लास्ट के अंदर, तो दोनों शाखा एकत्रित होकर लौट जाती है और तमिलनाडु क्षेत्र में वर्षा करती है। अब देखते हैं ग्रीष्म ऋतु। सूर्य के उत्तर की ओर आभासी गति के कारण भूमंडलीय ताप पट्टी उत्तर की तरफ खिसक जाती है। जब ये आभासी गति होगी सूर्य के उत्तर में आभासी गति, तो भूमंडलीय ताप पट्टी उत्तर की ओर खिसक जाएगी और मार्च से मई तक भारत में ग्रीष्म ऋतु होती है। तो दोस्तों मार्च से मई तक तो भारत में गर्मी पड़ती है, और ताप पट्टी के स्थानांतर के प्रभाव का पता विभिन्न अक्षांशों पर मार्च से मई के दौरान रिकॉर्ड किए गए तापमान को देखकर लगाया जा सकता है। तो थर्मामीटर में तापमान आ जाता है, मार्च से मई बहुत ज़्यादा तापमान पड़ता है, और मई के बाद जून में वर्षा शुरू हो जाती है। मार्च में दक्कन के पठार का उच्च तापमान, तो दक्षिणी पठार है, 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाएगा। और अप्रैल में मध्य प्रदेश और गुजरात का तापमान लगभग 42 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो दोस्तों अप्रैल के अंदर टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ जाएगा। एमपी और गुजरात में 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान पहुंच जाएगा। दक्कन के पठार में 38 है। मई में देश के उत्तरी पश्चिम भागों का तापमान 45 डिग्री तक पहुंच जाता है, और प्रायद्वीपीय भारत में समुद्री प्रभाव के कारण तापमान कम रहता है। तो यहाँ प्रायद्वीपीय भारत में टेम्परेचर कम रहेगा। देश के उत्तरी भाग में ग्रीष्म काल में तापमान में वृद्धि होती है और वायु दाब में कमी आती है। तो दोस्तों तापमान और ताप और दाब में जो उल्टा संबंध होता है, जहाँ ताप ज़्यादा पड़ेगा तो दाब कम होगा, तो गर्मी ज़्यादा पड़ने की वजह से वायु दाब कम हो जाएगा, क्योंकि वायु दाब से मतलब वायु का दबाव कम होना। और मई के अंत में उत्तर पश्चिम में थार के रेगिस्तान से लेकर पूर्व और दक्षिण पूर्व में पटना तथा छोटा नागपुर पठार तक एक कम दाब का लंबवत क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो दोस्तों ये कम दाब का लंबवत क्षेत्र स्थापित हो जाएगा, और पवन का परिसंचरण इस गर्त के चारों ओर प्रारंभ होता है। पवन का परिसंचरण तंत्र इस गर्त के चारों ओर प्रारंभ होएगा। लू ग्रीष्म काल का एक प्रभावी लक्षण है। ग्रीष्म काल में लू पड़ती है दोस्तों। लू किसे कहते हैं? एक गर्म हवा चलती है भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, उसे लू कहते हैं। धूल भरी गर्म शुष्क पवन होती है जो दिन के समय भारत के उत्तर और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में चलती है, और कभी कभी ये देर शाम तक जारी रहती है, और इस हवा का सीधा प्रभाव घातक भी होता है। और उत्तरी भारत में मई के महीने में सामान्यतः धूल भरी आंधियाँ चलती है, और लू की वजह से धूल भरी आंधियाँ चलती हैं क्योंकि रेगिस्तान ज़्यादा है और मिट्टी उड़ती जाती है साथ में। ये आंधियाँ अस्थायी रूप से आराम पहुंचाती है क्योंकि ये तापमान को कम करती है। दोस्तों आंधी की वजह से थोड़ा आराम भी होता है क्योंकि ये तो टेम्परेचर को कम कर देती है आंधी। तो अपने साथ ठंडी समीर और हल्की वर्षा लाती है, और कई बार ठंडी या समीर और हल्की वर्षा भी लाती है। और इस मौसम में कभी कभी तेज़ हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है। इसके साथ प्राय हिमवृष्टि भी होती है, और दोस्तों ओड़े भी बढ़ जाती है कभी कभी यहाँ पर। और वैशाख के महीने में होने के कारण पश्चिम बंगाल में
इसे वर्षा को काल वैसाखी कहते हैं। दोस्तों काल वैसाखी किससे कहते हैं? वैसाख के महीने में ये बारिश होती है, इस वजह से वेस्ट बंगाल में काल वैसाखी कहते हैं। ये दोस्तों जो बारिश होती है गर्मियों के महीने में, उनको ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक और केरल में प्राय पूर्व मानसूनी वर्षा होती है। इन मानसून से पहले वर्षा हो जाती है जो कर्नाटक और केरला के अंदर। इसके कारण आम जल्दी पक जाते हैं, इसलिए इसे आम्र वर्षा कहते हैं। आम्र वर्षा कहेंगे कर्नाटक और केरला में कहेंगे, क्योंकि ये मानसून से पहले वर्षा हो जाती है ग्रीष्म ऋतु में। इस वजह से आम जल्दी पक जाएंगे। आम ज़्यादा होते हैं दोस्तों केरल और कर्नाटक में, इसीलिए इसे आम्र वर्षा कहते हैं। अब तीसरी ऋतु है वर्षा ऋतु का आगमन। जो वर्षा ऋतु आती है जून से लेकर सितंबर तक। जून से प्रारंभ होकर उत्तरी मैदानों में निम्न दाब की अवस्था तेजी से कर देती है। तो दोस्तों जून में ये आएगी तो यह निम्न दाब का क्षेत्र स्थापित हो जाएगा। और क्योंकि गर्मी ज़्यादा पड़ती है निम्न दाब भी होगा, और यह दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक भवनों को आकर्षित करेगा। ये दोस्तों साउथ गोलार्ध की व्यापारिक भवन है, तो इसको आकर्षित करता है। ये दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक भवन है, दक्षिणी समुद्रों के उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उत्पन्न होती है। और ये क्या करेगी? व्यापारिक पवनें दक्षिणी समुद्रों के उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में उत्पन्न होगी, क्योंकि ये पवनें गर्म महासागरों के ऊपर से होकर गुजरती है, और इसलिए ये अपने साथ इस महाद्वीप में बहुत अधिक मात्रा में नमी लाती है। तो दोस्तों व्यापारिक पवनें क्या आएगी? साउथ से आएगी, तो यहाँ गर्म महासागर है, जैसे हिंद महासागर हो गया, तो अपने साथ ही नमी लाएगी और वर्षा करेगी। और ये अपने साथ ये पवनें तेज़ी से चलती हैं, व्यापारिक पवनें, और 30 किलोमीटर प्रति घंटे के दौरान औसत वेग से चलती है। और सुदूर उत्तर पूर्वी भाग को छोड़कर ये मानसून पवनें देश के शेष भाग में 1 महीने में पहुंच जाती हैं। नॉर्थ ईस्ट भाग में जाने में थोड़ा टाइम लगता है, बाकी पूरे देश में 1 महीने में पहुंच जाएगी। और प्रत्येक दिन 30 किलोमीटर 1 घंटे में चल जाती है। और दक्षिणी पश्चिमी मानसून का भारत में अंतर प्रभाव यहाँ के मौसम को पूरी तरह परिवर्तित कर देता है। और मौसम के प्रारंभ में पश्चिमी घाट के पवनमुखी भागों पर भारी वर्षा होती है, और पश्चिमी घाट पर पवनमुखी भाग पर भारी वर्षा होगी, और पवन विमुखी ढाल में वर्षा नहीं होगी, क्योंकि वह पहाड़ी की उस साइड पड़ जाती है। लगभग 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। और दक्कन का पठार और मध्य प्रदेश के कुछ भाग में भी वर्षा होती है, यदि भी ये क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र में आते हैं। दक्कन का पठार और एमपी के कुछ क्षेत्र, क्योंकि मानसून सीधा निकल जाता है, ये शाखा है। दक्कन का पठार यहाँ पड़ जाएगा, एमपी यहाँ पड़ जाएगा, मानसून यूँ निकल जाता है, एक शाखा यहाँ। दक्कन का पठार इस मौसम की अधिकतर वर्षा देश के उत्तरी पूर्वी भागों में होती है। उत्तर पूर्वी भागों में दोस्तों इस मौसम में अच्छी खासी वर्षा होती है। खासी पहाड़ी के दक्षिणी श्रृंखला में स्थित मासिनराम विश्व का सबसे अधिक औसत वर्षा प्राप्त करता है। तो मासिनराम कहाँ है? खासी पहाड़ी के दक्षिण के अंदर है। गारो खासी जयंतिया पहाड़ी है। क्रम ध्यान रखना, पहले गारो आएगा, फिर खासी, फिर जयंती। गंगा की घाटी में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। राजस्थान और गुजरात के कुछ भागों में बहुत कम वर्षा होती है। मानसून से संबंधित एक अन्य परिघटना है वर्षा में विराम। दोस्तों बीच बीच के अंदर वर्षा रुक जाती है, इसलिए इस घटना को वर्षा का विराम कहते हैं। इस प्रकार अपने आर्द्र और शुष्क दोनों तरह के अंतराल होते हैं। दूसरे शब्दों में मानसून वर्षा एक समय में कुछ दिनों तक ही होती है। इनमें वर्षा रहित अंतराल भी होते हैं, और मानसून में आने वाले ये विराम मानसून गर्त की गति से संबंधित होते हैं। दोस्तों मानसून गर्त की गति होती है, इस वजह से वर्षा कुछ दिनों के लिए रुक जाती है। विभिन्न कारणों से गर्त और इनका अक्ष उत्तर और दक्षिण की ओर खिसकता रहता है। नॉर्थ और साउथ के अंदर इनका अक्ष खिसकता रहेगा, जिसके कारण वर्षा का स्थानीय वितरण सुनिश्चित होता है। ये मानसून के गर्त का अक्ष मैदान के ऊपर होता है,
जब दोस्तों मानसून के गर्त का अक्ष मैदान के ऊपर होगा तब इन भागों में वर्षा अच्छी होती है। और दूसरी ओर जब अक्ष क्या होता है हिमालय के समीप चला जाता है तो मैदानों में लंबे समय तक शुष्क अवस्था रहती है। हिमालय की नदियाँ पर्वतीय जल ग्रहण क्षेत्रों में विस्तृत वर्षा होती है और इस भारी वर्षा के कारण मैदानी क्षेत्रों में विनाशकारी बाढ़ें आती हैं। दोस्तों ज़्यादा बारिश होने की वजह से बाढ़ आती है, जल और जान और माल की भारी क्षति होती है। और उष्णकटिबंधीय निम्न दाब की तीव्रता और आवृत्ति भी मानसूनी वर्षा की मात्रा और समय को नियंत्रित करती है। यह निम्न दाब का क्षेत्र क्या करता है, बंगाल की खाड़ी के ऊपर बनता है। दोस्तों निम्न दाब का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी के ऊपर बनेगा और मुख्य स्थानीय भाग को पार करता है। और ये गर्त निम्न दाब के मानसून गर्त के अक्ष के अनुसार होता है। और मानसून को इसकी अनिश्चितता के लिए जाना जाता है। और मानसून को दोस्तों इसकी अनिश्चितता के लिए जाना जाएगा। और शुष्क और आर्द्र स्थितियाँ, सूखी और आर्द्र स्थितियों की तेज़ी होती है, आवर्ती होती है और समय काल में भिन्नता होती है। और इसके कारण यदि एक भाग में बाढ़ आती है दूसरे भाग में सूखा पड़ जाता है। दोस्तों कहीं ज़्यादा बारिश होती है तो बाढ़ आ जाएगी और कम बारिश होगी तो सूखा पड़ेगा। इसका आगमन और वापसी प्राय अव्यवस्थित होता है और इसलिए ये कभी कभी देश के किसानों को कृषि कार्यों को अव्यवस्थित कर देता है। अब दोस्तों एक मानचित्र देखते हैं, मानसून का अंत कैसे होता है, मानसून कैसे वापस जाएगा। एक मिनट। तो दोस्तों जब बारिश हो जाती है तब 1 सितंबर को ये पवनें लौटने लगती है वर्षा करके, 15 सितंबर को ऐसे, फिर अक्टूबर में ये शाखा लौटती है। ऐसे करते करते 1 अक्टूबर तक यहाँ से शाखा लौट जाती है मानसून की। 15 अक्टूबर तक यहाँ से लौट जाएगा मानसून। यानी बहुत सारी शाखाएँ होती है, देश के अलग अलग भागों से ये लौटती है। 1 नवंबर को ऐसे, 15 को यहाँ से, और ऐसे करते करते नवंबर लास्ट के अंदर या दिसंबर फर्स्ट के अंदर, यानी 15 दिसंबर करीबन संपूर्ण मानसून लौट जाता है। अक्टूबर में यहाँ तमिलनाडु में बारिश करता है ये। अब अगला है दोस्तों मानसून की वापसी या परिवर्तन मौसम, इसके बारे में देखते हैं। अक्टूबर नवंबर के दौरान दक्षिणी तरफ सूर्य की आभासी गति के कारण मानसून गर्त या निम्न दाब वाला गर्त उत्तरी मैदानों के ऊपर शिथिल हो जाता है। अक्टूबर नवंबर में क्या होगा, तो दक्षिण की तरफ सूर्य चला जाएगा, यानी जब गर्मी ख़त्म हो जाएगी तो मानसून गर्त या निम्न दाब वाला क्षेत्र उत्तरी मैदानों के ऊपर कम पड़ जाएगा और दक्षिण की ओर खिसक जाएगा। धीरे धीरे उच्च दाब प्रणाली इसका स्थान ले लेती है और दक्षिणी पश्चिमी मानसून शिथिल हो जाते हैं और धीरे धीरे पीछे की ओर हटने लगते हैं। अक्टूबर के प्रारंभ में मानसून पवनें उत्तर के मैदान से हट जाती है। अक्टूबर और नवंबर का महीना गर्म वर्षा ऋतु शीत ऋतु में परिवर्तन का काल है और मानसून की वापसी होने से आसमान साफ होता है और तापमान में वृद्धि हो जाती है। दिन का तापमान ऊंचा रहता है जबकि रात की ठंडी और सुहावनी होती है। दिन को ज़्यादा गर्मी पड़ेगी और रात को ठंड पड़ती है। स्थल अभी भी आर्द्र होता है और उच्च ताप और आर्द्रता वाली अवस्था के कारण दिन का मौसम असहनीय होता है और इससे सामान्यतः क्वार की उमस के नाम पे आता है। बहुत उमस पड़ती है दिन के अंदर, गर्मी लगती है हमें। और अक्टूबर के दोस्तों आपको ध्यान रखने से क्या कहते हैं, क्वार की उमस कहता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अक्टूबर के उत्तरार्ध में विशेषकर उत्तरी भारत में तापमान तेज़ी से गिरने लगता है। अक्टूबर में क्या होगा, टेम्परेचर भारत में तेज़ी से गिरेगा। ये फैक्ट है दोस्तों। मासिनराम विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, मासिनराम है मेघालय के अंदर, और चेरापूंजी भी पास में पड़ता है। पहले यहाँ सबसे अधिक बारिश होती थी। और मासिनराम में दोस्तों स्टेलेग्माइट और स्टेलेक्टाइट गुफाओं के लिए प्रसिद्ध। ये दोस्तों चूना पत्थर से बनती गुफाएं, ये हम आगे पढ़ेंगे भौतिक भूगोल में। स्टेलेग्माइट और
लेकटाइट गुफाएं इनके लिए प्रसिद्ध है। नवंबर के प्रारंभ में उत्तरी पश्चिमी भारत के ऊपर निम्न दाब वाली अवस्था, नवंबर के शुरुआत में क्या होगा, उत्तर पश्चिमी भारत के ऊपर निम्न दाब वाली अवस्था बंगाल की खाड़ी पर स्थानांतरित हो जाती है। दोस्तों नवंबर दिसंबर में ये बंगाल की खाड़ी पर स्थानांतरित हो जाती है और ये स्थानांतरण चक्रवाती निम्न दाब से संबंधित है। और दोस्तों ये स्थानांतरण किससे संबंधित होता है, चक्रवाती निम्न दाब से संबंधित होता है, जो कि अंडमान सागर से ऊपर उत्पन्न होता है। अंडमान सागर से उत्पन्न होता है ये चक्रवात सामान्यतः भारत के पूर्वी तट को पार करती है। साइक्लोन क्या करते हैं, भारत के इस तट को पार कर लेंगे और जिसके कारण व्यापक और भारी वर्षा होती है यहाँ पूर्वी तट में। और ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्राय विनाशकारी होते हैं, बहुत खतरनाक होते हैं दोस्तों उष्णकटिबंधीय चक्रवात। अब देखते हैं दोस्तों ये मौसमी वर्षा जून सितंबर में किस प्रकार वर्षा होती है, इसकी मैप देखते हैं। ये 400 से अधिक क्षेत्र, 200 से 400, 100 से 200, 60 से 100, 40 से 60 ये क्षेत्र बता रखे। ये दोस्तों जो मालाबार तट है ये 400 से अधिक वर्षा होती है और ये पश्चिमी घाट पर 200 से 400 सेंटीग्रेड वर्षा होती है। और इसके अलावा दोस्तों ये क्षेत्र है, ये मेघालय मासिनराम, यहाँ भी 400 से अधिक वर्षा होगी। और ये सिक्किम वाला क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश वाला क्षेत्र में भी 200 से 400 डिग्री के बीच वर्षा होगी। और बाकी दोस्तों ये क्षेत्र जितना भी है ये वाला 100 से 200 क्षेत्र होती है, 100 से 200 सेंटीग्रेड। उत्तर का विशाल मैदान यहाँ भी 100 से 200 सेंटीग्रेड वर्षा होती है। इस क्षेत्र के अंदर 60 से 100 के बीच वर्षा होती है और यहाँ वर्षा और कम होगी, यहाँ और कम, और यहाँ आते आते 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक वर्षा होती है। इसी तरह दोस्तों ये जैंड का वाला क्षेत्र, यहाँ भी 20 डिग्री 40 डिग्री करीब वर्षा होती है, 40 डिग्री के करीब यहाँ भी वर्षा कम ही होती है। और ये बीच में सूखे क्षेत्र रह जाते हैं, यहाँ वर्षा नहीं होती है क्योंकि एक शाखा इधर चली जाएगी, एक यहाँ चली जाएगी और ये सूखे क्षेत्र रह जाएंगे, यहाँ भी कम वर्षा होती है। ये लक्षद्वीप है और ये हमारा, यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है, 400 से अधिक, 200 से 400। अगला मानचित्र है दोस्तों वार्षिक वर्षा की बात है, मतलब पूरे साल में कितनी वर्षा होती है। ये सेम फैक्ट है, 400 से अधिक, 200 से 400, 100 से 200, 60 से 100, 40 से 60, 20 से 40 और 0 से 20। तो दोस्तों इस क्षेत्र के अंदर जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र है, पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र किसे कहते हैं, जो पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला और अरब सागर के बीच जो क्षेत्र है इसे पश्चिमी घाट कहते हैं। या 400 से अधिक कहते हैं वर्षा होती है। मेघालय वाले क्षेत्र में भी यहाँ 400 से अधिक होगी। अरुणाचल प्रदेश में 400 से अधिक वर्षा होती है, साल भर की बात है। और 200 से 400 ये पूरा नॉर्थ ईस्ट मान लो आप, 200 से 400 होती है। और पूरा पश्चिमी घाट इनके आसपास वाला क्षेत्र है, इनमें भी 200 से 400 होती है। 100 से 200 ये बीच वाला क्षेत्र है, पूर्वी घाट हो गया, प्रायद्वीप पठार का कुछ हिस्सा, उत्तर का विशाल मैदान हो गया, ये वाला क्षेत्र हो गया। फिर यहाँ वर्षा दोस्तों और कम होती है जैसे जैसे पश्चिम की ओर जाएंगे। जैसे यहाँ मान लो 60 से 100 हो गई, या 20 से 40 हो गई, या और कम हो गई, या 20 से कम होती है लास्ट में जाते जाते। और जेएंड के वाले क्षेत्र में दोस्तों यहाँ थोड़ी बहुत बारिश होती है और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो बारिश की मात्रा घटती जाती है। और ऊपर दोस्तों लद्दाख वाले क्षेत्र में बिल्कुल वर्षा नहीं होती है। और ये दोस्तों बीच में सूखा क्षेत्र है, वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं, यहाँ भी वर्षा नहीं होती है। और लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 400 से अधिक वर्षा होती है। ये दोस्तों अंग्रेजी अखबार कटिंग है, डिवेस्टेड बाई डेलक हिंट अर्ली समर, मतलब मानसून के बारे में बता रहा है कि मानसून जल्दी आ गया, इनके बारे में ये आफ्टर 2 डेज
और बाइटिंग कोल्ड, मतलब 2 दिन ठंड पड़ने के बाद सम एक्सपेक्ट ऑफ बैलिस्टिक विंटर, वर्षा आने की संभावना है पश्चिमी पवनों के द्वारा, वेस्टर्न विंड, पश्चिमी विक्षोभ से। ये सारे दोस्तों मानसून के बारे में। ए डे मुंबई वॉन्ट फॉरगेट, यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश आई मुंबई में। फॉग इज इन, गेट रेडी फॉर डिसरप्टिंग फ्रीजिंग कश्मीर, यानी कश्मीर में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही। ये सर्दियों की बात है, माइनस में टेम्परेचर चला जाता है यहाँ। ये क्या कह रहे हैं, उपरोक्त समाचार पत्रों के अंशों में वर्णित स्थानों और ऋतुओं के नाम बताइए। मुंबई और चेन्नई की वर्षा की तुलना कीजिए और उनके अंतर दीजिए। वस्तु स्थिति अध्ययन के दृष्टिकोण से बाद एक विविधता का मूल्यांकन करें। दोस्तों आपको खुद को देख लेना इनको। ये कह रहे हैं, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के सघन आबादी वाले डेल्टा प्रदेशों में अक्सर साइक्लोन आते हैं। यहाँ जो गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी के डेल्टा, यहाँ सघन क्षेत्र है, यहाँ अक्सर चक्रवात आते हैं, जिसके कारण बड़े पैमाने पर जान और माल की क्षति होती है। और कभी कभी ये चक्रवात उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों में भी पहुंच जाते हैं। क्योंकि दोस्तों चक्रवात आते हैं हमेशा पूर्वी तटीय क्षेत्र में आते हैं, चाहे विश्व के किसी भाग में हो, किसी महाद्वीप में हो, पूर्वी तटीय क्षेत्र में ही आते हैं। कोरोमंडल तट पर अधिकतर वर्षा इन्हीं चक्रवातों और अवदाबों से होती है। दोस्तों जो कोरोमंडल तट है, उत्तरी सरकार तट के नीचे वाला, यहाँ भी वर्षा इन्हीं चक्रवातों के कारण आती है। अब देखते हैं वर्षा का वितरण किस प्रकार है भारत का। पश्चिमी तट के भागों और उत्तरी पूर्वी भारत में लगभग 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। दोस्तों पश्चिमी तट के भाग और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर 400 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है, किंतु पश्चिमी राजस्थान और इससे सटे पंजाब, हरियाणा और गुजरात के भागों में 60 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। दक्षिणी पठार के आंतरिक भाग और सह्याद्री के पूर्व में भी वर्षा की मात्रा सघन रूप से कम होती जाती है। जब दोस्तों दक्षिणी पठार के ये आंतरिक भाग है और सह्याद्री के पूर्व के अंदर भी वर्षा की मात्रा समान रूप से कम हो जाती है। दक्षिणी पठार में कम होती है वर्षा, और इन क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा कम क्यों होती है? जम्मू कश्मीर के लेह में भी वर्षा की मात्रा काफ़ी कम होती है, क्योंकि दोस्तों ये वृष्टि छाया प्रदेश है, यह मानसून आता नहीं है, शाखाएँ सीधी चली जाती हैं। देश के शेष हिस्से में वर्षा की मात्रा मध्यम रहती है और हिमपात हिमालय क्षेत्रों तक ही सीमित रहता है। हिमपात तो हिमालय क्षेत्र में होता है, संपूर्ण भारत में हिमपात नहीं होता है। मानसून की प्रकृति के परिणाम स्वरूप एक वर्ष से दूसरे वर्ष होने वाले वार्षिक वर्षा की मात्रा में भिन्नता होती है। वर्षा की विषमता निम्न वर्षा वाला क्षेत्र जैसे राजस्थान, गुजरात के कुछ भाग, पश्चिमी घाट के वृष्टि छाया प्रदेश में अधिक पाई जाती है। अतः अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में बाढ़ें अधिक आती हैं, और जबकि निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों में सूखे की आशंका बनी रहती है। अब दोस्तों मानसून एकता का परिचय, मानसून एक एकता का परिचय भी होता है। आप पहले ही पढ़ चुके हैं, हिमालय अत्यंत ठंडी पवनों से भारतीय उपमहाद्वीप की रक्षा करता है, और इसके कारण अपेक्षाकृत उच्च अक्षांशों के बावजूद, तो ऊंचे अक्षांश होने के बावजूद उत्तरी भारत में निरंतर ऊंचा तापमान बना रहता है। दोस्तों मेन वजह यही है, क्योंकि भारत काफ़ी ऊंचा अक्षांश है, जैसे 30 से ऊपर है, तो यहाँ थोड़ी गर्मी कम होनी चाहिए, लेकिन क्या है कि ठंडी पवनें आ नहीं पाती हिमालय वाली, इसलिए ऊंचा तापमान होता है। इसी प्रकार प्रायद्वीपीय पठार में तीनों ओर से समुद्र के प्रभाव के कारण न तो अधिक गर्मी पड़ती है और न अधिक सर्दी पड़ती है। इससे समकारी प्रभाव के कारण तापमान की दिशाओं में भी बहुत कम अंतर पाया जाता है, और इस प्रभाव से क्या होता है, तापमान की दिशाओं में बहुत कम अंतर पाया जाएगा, परंतु फिर भी भारतीय प्रायद्वीप मानसून की एकता का प्रभाव बहुत ही स्पष्ट है, और पवनों की दिशाओं का ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन तथा उनसे संबंधित ऋतु की दशाएं ऋतु वक्रों को तय करती है, लय प्रदान करती हैं। वर्षा की अनिश्चितताएं और उसका असमान वितरण मानसून का एक विशिष्ट लक्षण है। दोस्तों जो वर्षा की अनिश्चितता और उसका जो असमान वितरण है मानसून का एक विशिष्ट लक्षण है, और संपूर्ण भारतीय भूदृश्य, इसके जीव और वनस्पति, इसका कृषि वक्र, मानव जीवन, इसके त्योहार उत्सव सभी इस मानसूनी लय के चारों ओर घूम रहे हैं, और उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम तक संपूर्ण भारतवर्ष प्रतिवर्ष मानसून के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं। ये मानसून पवनें
हमें जल प्रदान कर कृषि की प्रक्रिया में तेजी लाती है और संपूर्ण देश को एक सूत्र में बांधती हैं। दोस्तों, जल प्रदान करती हैं, हम खेती करते हैं उसके बाद, और संपूर्ण देश को एक सूत्र में बांधेगा मानसून। और नदी घाटियाँ जो इन जलों का संवहन करती हैं, उन्हें भी एक नदी घाटी का ही नाम दिया गया है। दोस्तों, इसी के साथ हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम इसके अभ्यास प्रश्न देखेंगे। अब यह है, नीचे दिए गए स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मासिन राम में होती है, जो मेघालय के अंदर है। चेरापूंजी पहले होती थी, अब नहीं है। यहाँ करीबन 1200 सेंटीमीटर वर्षा होती है दोस्तों, 1200 1250। ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदान में बहने वाली पवन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? दोस्तों, ग्रीष्म ऋतु में जो नॉर्थ के मैदान में बहती पवन, उससे कहेंगे व्यापारिक पवन कहेंगे, उत्तरी मैदान। और जबकि उत्तरी पश्चिम मैदान, उत्तरी पश्चिम क्षेत्र भारत में बहेगी, उससे कहेंगे लू कहेंगे। जब उत्तरी मैदान के अंदर व्यापारिक पवनें बहती हैं, जो सूखी होती है, और सूखी होने की वजह से वर्षा नहीं करती है। निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में वर्षा के लिए उत्तरदायी है? दोस्तों, भारत के नॉर्थ वेस्ट भाग के अंदर शीत ऋतु में वर्षा पश्चिमी विक्षोभ की वजह से होती है। उसके बाद देखते हैं भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से कब होता है? दोस्तों, भारत में मानसून कब आता है? जून के प्रारंभ में, 1 जून को भारत में मानसून आता है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में शीत ऋतु की विशेषता है? शीत ऋतु में क्या होता है? शीत ऋतु में ठंडा दिन होगा और ठंडी रातें होंगी, दोनों ही, ठंडा दिन और ठंडी रातें शीत ऋतु के अंदर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? तो दोस्तों, भारत की जलवायु को अक्षांश प्रभावित करता है। भारत की जलवायु को मानसून प्रभावित करता है। समुद्र तल से दूरी भारतीय मानसून को प्रभावित करता है। इत्यादि कई कारण हैं जो भारतीय जलवायु को प्रभावित करते हैं। भारत में मानसूनी प्रकार की जलवायु क्यों है? दोस्तों, भारत में मानसूनी प्रकार की जलवायु इसलिए है क्योंकि भारत की स्थिति है जो हिंद महासागर के ऊपर भारत है, तो यहाँ से मानसूनी पवनें आती है। दोस्तों, मानसूनी पवनें आने की वजह से मानसूनी वर्षा करती है। भारत के किस भाग में दैनिक तापमान अधिक होता है? भारत के उत्तर पश्चिम भाग में दैनिक तापमान अधिक होगा। राजस्थान, गुजरात, इन क्षेत्रों में किन पवनों के कारण मालाबार तट पर वर्षा होती है? तो दोस्तों, ये पवनें हैं दक्षिणी पश्चिम मानसूनी पवनें हैं, और ये मालाबार तट पर अधिक वर्षा करेगी। जेट धाराएं क्या हैं? ये किस प्रकार भारत की जलवायु को प्रभावित करती हैं? दोस्तों, जेट धाराएं 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच लगभग 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर चलने वाली पवनें हैं, और ये धाराएं, इन्हें उष्णकटिबंधीय जेट धाराएं कहते हैं। और अपने साथ ये क्या करती हैं, जो शीत ऋतु होती है, शीत ऋतु में अपने साथ जो पश्चिमी विक्षोभ होते हैं, शीत कटिबंधीय चक्रवात, उनको साथ लाती हैं और शीत ऋतु में वर्षा करने में सहायक होती है। मानसून को परिभाषित करें, और मानसून में विराम से आप क्या समझते हैं? दोस्तों, मानसून जून के प्रथम सप्ताह से लेकर जो सितंबर तक जो भारत में वर्षा होती है उसे मानसून कहते हैं। और मानसून जो वर्षा कुछ समय के लिए रुक जाती है, कुछ दिनों तक बीच बीच में रुक जाती है, उसे मानसून विराम कहते हैं। मानसून को एक सूत्र में बांधने वाला क्यों समझा जाता है? दोस्तों, मानसून को एक सूत्र में बांधने वाला इसलिए समझा जाता है क्योंकि मानसून से वर्षा होती है, वर्षा होगी तो कृषि करेंगे, कृषि करते हैं सभी किसान, और फिर खेती करने से खुशहाली आती है। इस वजह से मानसून एक सूत्र में बांधता है। उत्तर भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा क्यों घटती जाती है?
तो दोस्तों उत्तर भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर घटने का कारण यह है कि जो बंगाल की खाड़ी की शाखा होती है, जो नॉर्थ ईस्ट में अच्छी वर्षा करती है, तो धीरे धीरे इसकी शाखा की गति कम हो जाती है और इसका प्रभाव कम हो जाता है। इस वजह से धीरे धीरे जाते जाते मानसून ख़त्म हो जाता है ये, और पूर्व से पश्चिम की ओर कम वर्षा करेगा और फिर अरावली आ जाएगी पश्चिमी राजस्थान में। तो यहाँ मानसून रुक जाएगा और पश्चिमी राजस्थान में बिल्कुल वर्षा नहीं होगी। अब आपको कारण बताना है। भारतीय उपमहाद्वीप में वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन क्यों होता है? भारतीय उपमहाद्वीप में वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन क्यों होता है? तो दोस्तों भारत की जो स्थिति है अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति, इस वजह से ये होता है, वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन होता है। ये हम ऊपर पढ़ चुके हैं। भारत में अधिकतर वर्षा कुछ ही महीनों में क्यों होती है? तो दोस्तों ये भी हमने पढ़ लिया है। तो मानसून कैसे आता है? तमिलनाडु तट पर शीत ऋतु में वर्षा होती है। तो दोस्तों ये लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है तमिलनाडु तट पर। पूरी तट वाले डेल्टाई क्षेत्र में प्राय चक्रवात आते हैं। तो दोस्तों विश्व के जितने भी पूर्व तटीय क्षेत्र हैं वहाँ हमेशा साइक्लोन आते हैं। राजस्थान, गुजरात के कुछ भाग और पश्चिमी घाट और वृष्टि छाया क्षेत्र सूखा प्रभावित क्षेत्र है। तो दोस्तों राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला की स्थिति है जो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की है। मानसून के समांतर होने की वजह से वर्षा कम होती है। गुजरात के कुछ क्षेत्र हैं, तो सौराष्ट्र वाला क्षेत्र है, तो सौराष्ट्र यहाँ पड़ जाए गुजरात में, तो सीधी शाखा यहाँ निकल जाएगी, ये अरब सागर शाखा, ये सूखा प्रदेश रह जाएगा। और पश्चिमी घाट के अंदर एक शाखा बंगाली खाड़ी निकल जाएगी और इस क्षेत्र सूखा रह जाएगा, बीच वाला पश्चिमी घाट का क्षेत्र। अगला है भारत की जलवायु व्यवस्थाओं की क्षेत्रीय भिन्नताओं को उदाहरण सहित समझाइए। दोस्तों भारत की जलवायु के अंदर पश्चिमी राजस्थान में जैसे 20 डिग्री से कम वर्षा होती है। उसी तरह मासिनराम मानसून मेघालय के अंदर 400 सेंटीग्रेड से अधिक होती है। पश्चिमी घाट में 400 से अधिक होती है। जो उत्तर का विशाल मैदान है वहाँ 100 से 200 सेंटीग्रेड वर्षा होती है। मानसून अभिक्रिया की व्याख्या करें तो मानसून की अभिक्रिया, तो मानसून आने की प्रक्रिया होती है उसे अभिक्रिया कहते हैं। शीत ऋतु की अवस्था और उसकी विशेषताएं। दोस्तों शीत ऋतु की विशेषताएं, इसमें ज़्यादा ठंड पड़ती है। शीत ऋतु में यहाँ रातें बहुत ज़्यादा ठंडी होती हैं, दिन भी ठंडे होते हैं शीत ऋतु में। भारत में होने वाले मानसून वर्षा और उसकी विशेषताएं। तो दोस्तों भारत में जो मानसूनी वर्षा होती है वो जून से लेकर सितंबर महीने में होती है और भारत के कुछ क्षेत्रों में अधिक वर्षा करती है और कुछ क्षेत्रों में कम वर्षा होती है। और इसमें बीच में कई बार अंतराल आ जाता है, इसे मानसून अंतराल भी कहते हैं। अगला है दोस्तों मानचित्र कौशल। आपको मानचित्र में करना है। भारत के रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाएं। 400 सेंटीग्रेड से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र जैसे मेघालय हो गया, पश्चिम घाट के क्षेत्र हो गए। 20 सेंटीग्रेड से कम वर्षा वाले क्षेत्र राजस्थान का क्षेत्र हो गया। भारत में दक्षिणी पश्चिम मानसून की दिशा। दोस्तों दक्षिण पश्चिम मानसून की दिशा आपको ऐसे ऐसे दिखा देनी है, इस तरह ये है। तो यहाँ बारिश करेगा वो। अगला है ये दोस्तों सवाल आपको खुद करने हैं स्वयं के लिए। आप इनके उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखना। ये सवाल इस प्रकार है। 10 स्थानों का 3 भिन्न क्रमों में लिखिए विषुववृत्त से उनकी दूरी के क्रम में। विषुववृत्त से दूरी के क्रम में आप लिख दो चेन्नई, फिर मुंबई, फिर दिल्ली। समुद्र तल से ऊंचाई के क्रम में, तो समुद्र तल से ऊंचाई कौन सी है? तो ज़्यादा है हिमालय वाले क्षेत्र लिख दो आप, जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, शिमला। फिर उसके बाद नीचे उत्तराखंड आ जाओ, फिर तुम
जयपुर दिल्ली कर दो, इस तरह ऊंचाई से नीचे की ओर चलो। सर्वाधिक वर्षा वाला 2 स्थान मासिनराम और चेरापूंजी, 2 सूक्ष्म स्थान। सूक्ष्म स्थान कहाँ है? सूखे स्थान राजस्थान का, भारत के अंदर पश्चिमी राजस्थान और सौराष्ट्र विदर्भ ये क्षेत्र। सर्वाधिक समान जलवायु वाले 2 स्थान, जहाँ एक जैसी जलवायु होती है, 2 स्थान बता दो। जैसे एक जैसी जलवायु आप ले लो, सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र ले लो मेघालय के अंदर, एक आसाम के अंदर। जलवायु में अत्यधिक अंतर वाले 2 स्थान पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान। अत्यधिक अंतर हो गया, 20 डिग्री से कम वर्षा होती है पश्चिमी राजस्थान में। पूरी जो हमारा पूर्वी भारत है वहाँ 400 सेंटीग्रेड से अधिक वर्षा होती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून को अरब सागर शाखा के द्वारा सर्वाधिक प्रभावित 2 स्थान। अरब सागर शाखा से कौन से 2 स्थान प्रभावित होते हैं वो बताओ आप। तो बहुत सारे हैं, मुंबई हो गया, तुम्हारा मालाबार तट हो गया। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बंगाल खाड़ी शाखा द्वारा सर्वाधिक प्रभावित 2 स्थान। दोस्तों दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा है, उससे कौन से स्थान प्रभावित होते हैं? तो तुम्हारा मेघालय हो गया, आसाम हो गया, दोनों से प्रभावित 2 स्थान। तो दोनों से प्रभावित स्थान कौन से हैं? बिहार हो गया, बंगाल हो गया, जहाँ ज़्यादा वर्षा होने की वजह से बाढ़ भी आती है। अगला है लौटती हुई तथा उत्तरी पूर्वी मानसून से प्रभावित 2 स्थान। लौटते हुए मानसून से तमिलनाडु वाला क्षेत्र, जहाँ लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। तुम्हारा कर्नाटक और केरला वाला क्षेत्र, जहाँ आम्र वर्षा कहते हैं, वहाँ लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा शीत ऋतु में वर्षा करने वाले 2 स्थान। तो पश्चिमी विक्षोभ से शीत ऋतु के अंदर राजस्थान में वर्षा होती है, दिल्ली में वर्षा होती है। संपूर्ण भारत में सर्वाधिक वर्षा वाले 2 महीने दोस्तों, सबसे अधिक भारत में वर्षा होगी दोस्तों जून जुलाई में। सबसे अच्छी वर्षा होती है संपूर्ण भारत के अंदर। निम्नलिखित महीनों के सर्वाधिक गर्म 2 महीने। निम्नलिखित महीनों में 2 सर्वाधिक गर्म महीने। अब ये ज़्यादा कौन है? फरवरी, अप्रैल, मई, जून। जून ज़्यादा गर्म है। अब ज्ञात कीजिए तिरुवनंतपुरम और शिलांग में जुलाई की अपेक्षा जून में अधिक वर्षा क्यों होती है? तो दोस्तों क्योंकि यहाँ जल्दी मानसून आता है। तिरुवनंतपुरम में 1 जून को आ जाता है और ये मानसून तेज़ी से आगे बढ़ता है। 10 जुलाई तक, 7 जुलाई तक पहुँच जाता है शिलांग, इसलिए यह 7 जून तक पहुँच जाता है, इसलिए यहाँ जून में ज़्यादा वर्षा होती है और फिर जुलाई में मानसून यहाँ से चला जाता है। जुलाई में तिरुवनंतपुरम की अपेक्षा मुंबई में अधिक वर्षा क्यों होती है? तो दोस्तों धीरे धीरे मानसून आता है जुलाई के अंदर। ये शाखा जो है हमारी, जो अरब सागर वाली शाखा धीरे धीरे आती है, इस वजह से यहाँ मुंबई में अधिक वर्षा होती है और तिरुवनंतपुरम में कम होती है, क्योंकि यहाँ पहले हो जाती है जून के अंदर। चेन्नई में दक्षिणी पश्चिमी मानसून के द्वारा वर्षा कम क्यों होती है? दोस्तों चेन्नई के अंदर दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वर्षा कम होगी, क्योंकि ये इस बंगाल की खाड़ी की शाखा सीधी निकल जाएगी। शिलांग में कोलकाता की अपेक्षा अधिक वर्षा क्यों होती है? तो शिलांग में दोस्तों ये बहुत सारी पहाड़ी क्षेत्र है। शिलांग के अंदर गारो, खासी, जयंती की पहाड़ियाँ हैं और वो मानसून पहले पहुंचता है वहाँ पर, और वो पहाड़ी की वजह से पवनें ऊपर जाएगी और वर्षा करेगी। कोलकाता में जुलाई में जून से अधिक वर्षा क्यों होती है? इसके विरुद्ध शिलांग में जून से जुलाई में क्यों मरे? ये दोस्तों ये मानसून के पहले और बाद पहुंचने की वजह से होता है। दिल्ली में जोधपुर से अधिक वर्षा क्यों होती है? क्योंकि दिल्ली के अंदर दोस्तों जो बंगाल की खाड़ी की शाखा और अरब सागर शाखा दोनों मिलेगी, दोनों से वर्षा होती है। जोधपुर रावली पर्वत श्रृंखला के पश्चिम में स्थित है, इसलिए यहाँ कम वर्षा होती है। अब सोचिए ऐसा क्यों होता है? तिरुवनंतपुरम की जलवायु समान क्यों है? क्योंकि दोस्तों यहाँ अच्छी खासी वर्षा होती है और ये समुद्र का तटवर्ती क्षेत्र है। तटवर्ती क्षेत्र होने की वजह से यहाँ दिन और रात में बराबर गर्मी पड़ती है। तटवर्ती क्षेत्र होने की वजह से
जो है नमी बनी रहती है हमेशा, जबकि जो उत्तरी मैदान है वहाँ ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि वहाँ दिन में ज़्यादा गर्मी पड़ती है और रात में ज़्यादा ठंड पड़ती है, क्योंकि वहाँ की मिट्टी होती है जो बलुई मिट्टी है, जो दिन में गर्मी पड़ती है जल्दी गर्म हो जाती है और रात में जल्दी ठंडी हो जाती है। देश के अधिकतर भागों में मानसून वर्षा के समाप्त होने के बाद ही चेन्नई में अधिक वर्षा होती है। तो दोस्तों चेन्नई के अंदर क्या होता है कि लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। तमिलनाडु वाला क्षेत्र में मानसून लौटता है अक्टूबर नवंबर में, तो जाते समय भी वर्षा होती है। जोधपुर की जलवायु उष्ण मरुस्थलीय है, बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि जोधपुर उष्ण कटिबंध में आता है और यहाँ थार का मरुस्थल होने की वजह से यहाँ की जलवायु उष्ण मरुस्थलीय है। लेह में लगभग पूरे वर्ष मध्य वर्षण होता है। तो दोस्तों लेह के अंदर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, इसलिए बर्फ़ के रूप में वहाँ वर्षा होती है। पूरे वर्ष बर्फ़ टपकता रहता है। दिल्ली और जोधपुर में अधिकतर वर्षा लगभग 3 महीने में होती है, लेकिन तिरुवनंतपुरम और शिलांग में वर्ष के 9 महीने तक वर्षा होती है। दोस्तों यहाँ तो मानसून आने के कारण ही होती है। दिल्ली और जोधपुर में जब मानसून आएगा तभी वर्षा होगी, लेकिन तिरुवनंतपुरम में तटवर्ती क्षेत्र है और शिलांग है, यहाँ भी मानसून से वर्षा होती है। 3 तो ये हो गई, और पहाड़ी क्षेत्र हैं तो बार बार ये हवाएं जैसे पहाड़ों पर जाएगी वर्षा करेगी। और तिरुवनंतपुरम तटीय क्षेत्र है तो यहाँ भी 9 महीने वर्षा होती है। दोस्तों इसी के साथ हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।